ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे। श्रेया वीरू और मैं रहेंगे आपके साथ। अच्छा, मार्केट की बात करें इससे पहले वीरू, अभी मैं जस्ट स्टूडियो में आ रहा था, मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की। पुष्पा, हम सब जानते हैं पुष्पा के बारे में, पुष्पा क्या फिल्म रही, और पुष्पा का जादू अब लग रहा है कि पूरी दुनिया में चल रहा है। देखिए, विंबलडन जो दुनिया की सबसे बड़ी टेनिस टूर्नामेंट है, तो सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम है, ये ऑफिशियल हैंडल है विंबलडन का। इन्होंने ये अभी अभी अपने इंस्टाग्राम पर डाला है। नोवाक जोकोविच को का यूज़ किया उन्होंने इमेज। नोवाक जोकोविच भी वैसे भारत में काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी भारत के बारे में भी वो काफ़ी बोलते रहते हैं। और ये विंबलडन डाला, रुकेगा भी नहीं और झुकेगा भी नहीं। और आज उनका पहला मैच भी डोकोविच का, और बहुत लोगों का मानना है कि भले ही डोकोविच अब 38 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी भी एक फेवरेट्स में से एक हैं, और सेमीफाइनल तक तो शायद वो पहुंचेंगे ही। उसके बाद वो सिनर और अल्कराज का मामला, ऑब्वियसली अल्कराज कल थोड़ा सा लड़खड़ाए पहले राउंड में, लेकिन 5 सेट में जीत गए। तो ये काफ़ी मतलब मुझे अच्छा लगा ये देख कर कि देखिए अब हमारी जो फिल्में हैं वो ग्लोबल हो रही हैं, और विंबलडन जैसे इतनी बड़ी टूर्नामेंट ने भी उसका नोटिस लिया है। बिल्कुल, ये टॉलीवुड का काफ़ी, अगर आप देखें, प्रभाव रहता है ना। आपको याद होगा वो जो थे डेविड वार्नर, वो भी तो थे एक साउथ इंडियन मूवी में उन्होंने काम किया है। हाँ, तो वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, वो काफ़ी उनकी इंस्टाग्राम फीड भरी रहती थी तेलुगु गानों से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए, पर हमारा सिनेमा अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। अच्छी हमारा सिनेमा अंतर्राष्ट्रीय, खासतौर से साउथ का सिनेमा अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। वीकेंड पे मैंने 2 हिंदी फिल्में देखी, दोनों इतनी बेकार थी, मेरा मूड ख़राब हो गया था। खैर कोई नहीं, साउथ इंडियन फिल्में अच्छा कर रही हैं वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के शो की अब शुरुआत करते हैं। और देखिए, आज एक चीज़ जो क्लियरली बहुत इंटरेस्टिंग रही आपको, आज वीरू श्रेया, सबसे पहले तो आज ऑप्शन राइटर्स का दिन था बेसिकली मार्केट में। पूरा का पूरा दिन जो था वो आज ऑप्शन राइटर्स की रेंज में हमने बिताया। एक छोटी सी रेंज जिसके अंदर पूरी की पूरी ट्रेडिंग हुई। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में वीकली एक्सपायरी सेंसेक्स की थी, लेकिन हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को रेफर करते हैं क्योंकि एज ए ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा अब कोशिश कर रहा है उस मूव से बाहर आने के लिए। आज मिड कैप में जरूर थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई। निफ्टी अभी भी कल के हाई और कल के लो के बीच में है। चलिए वीरू श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से आज रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी थोड़ा सुस्ता आ रहा है, कल के भी सत्र में मैं देखा थोड़ा सुस्ता रहा था। एक ब्रीदर के तौर पर कल भी थोड़ा सुस्ता है, और आज भी थोड़ी मुनाफा वसूली तो देखने को मिली, लेकिन कोई अभी नेगेटिव इम्पैक्ट तो नज़र नहीं आ रहा। हाँ, हालांकि ब्रॉडर मार्केट में आज भी थोड़ी प्रेशर देखने को मिला, स्पेशली आज के सत्र में मिड कैप और स्मॉल कैप जिस तरीके से टूटे, तो ब्रेथ उतनी ठीक लगी नहीं। लेकिन सवाल यहाँ से ये कि आज के भी स्तर देखें तो क्या आज के भी गिरावट को हम नॉर्मली एक ब्रीदर ही माने, कोई नेगेटिव ट्रिगर फिलहाल लग नहीं रहा बाजार को? अब ये भी एक स्तर हो सकता है बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति के लिए, या फिर अभी थोड़ा ब्रेक ले ले और लेवल्स वॉच करने की ज़रूरत है? देखिए, अभी श्रेया, अभी तक कोई नई ट्रेड मुझे लगता नहीं कि ओपन हुई है निफ्टी में। कल मार्केट ने एक शानदार एग्जिट दिया, और उसके बाद हमने एक बात की थी कि अब हम नई ट्रेड के लिए वेट करेंगे। या तो आप 10 डेमा 20 डेमा तक पहुंच जाएं, या आप कल का हाई क्रॉस कर लें। दो में से जब तक एक चीज़ ना हो तब तक ज़बरदस्ती उल जुलूल ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं। आज सुबह भी जब मैं और वीरू बात कर रहे थे, हम 25,600 तक गए थे। मैंने एक चीज़ जो चिताया भी था कि यहाँ फंसीएगा मत, क्योंकि यहाँ से हम फिसल भी सकते हैं। वो रेजिस्टेंस 1 थी, हम एकदम रेजिस्टेंस 1 तक गए और वहाँ तक फिसल गए। तो नई ट्रेड के लिए या तो आप कल का हाई क्रॉस करें, या फिर 23,450 टूटे और एक बार देखें कि आप वो 20 डेमा को टेस्ट करने जा रहे हैं। दो में से एक चीज़ हो, तब तक आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करें। इंडेक्स पर फोकस करने के बनस्पत वो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। आप जहाँ तक निफ्टी की बात है, देखिए निफ्टी पर सपोर्ट आपका 25,450 पर है, और कल के लो से बस 25 पॉइंट नीचे, और रेजिस्टेंस आपकी अब वेल डॉक्यूमेंटेड 25,600 से 25,650 के जोन में है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में सपोर्ट 57,000 से 57,200 पर आएगा, और जो रेजिस्टेंस है वो करीब करीब 57,600 से लेकर 57,800 के करीब आएगी। तो ये मोटा मोटी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स होंगे वॉच आउट करने के लिए। चलिए वीरू के पास चलते हैं और आज के इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या हुआ ये जान लेते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, जहाँ तक स्ट्रेंथ का सवाल है, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि वाकई बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। अब उन पर कुछ खास कहना बनता भी नहीं है। मैं लॉरस का जिक्र करना चाहता, लेकिन लॉरस ऑलरेडी भाग चुका है काफ़ी। लेकिन और
कौन कौन से क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स हैं। देखिए पावर स्पेस में पिछले 3-4 दिन से एक्टिविटी है और यहाँ पे CESC ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। अभी कमेंसमेंट हुआ है सीरीज का और ये स्टॉक अपने सारे एवरेजेस के ऊपर, रेंज के ऊपर आप बाइंग का क्वांटम देखिए अनुज, 5% हुआ है बिल्डअप, 9.5 लाख शेयर, और ये अब मोर और लेस CY25 के हाईएस्ट लेवल पे है। गौर करने वाली या फिर महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने 22 मई के स्विंग हाई को काटा, और एक और चीज़ जो इसमें ब्रेकडाउन आया था वो था 9 जनवरी 2025 को। यही प्राइस जब टूटा था 175-176, तो उस प्राइस को रिगेन करता हुआ हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, एक ब्रेकआउट का केस जो है वो CSC में है। उसके बाद आपके स्क्रीन पर रखूंगा पॉलीकैब, स्ट्रॉन्ग मूव 6680। यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी 17 जनवरी को इसका 200 डेमा वायलेट हुआ था। उसके बाद ये स्टॉक आप ये समझिए 6500 का स्टॉक लगभग पहुंच गया था 4500, 1000 रुपये की गिरावट। आज उसी मार्क को रिगेन किया, 2% की बाइंग, लॉन्ग वाई बिल्डअप स्ट्रॉन्ग। और एक स्ट्रक्चर जो कि मैं इनफैक्ट टेक्निकली और ऑप्शंस के वाइज और फ्यूचर्स वाइज बहुत एडमायर करता हूँ अनुज, दैट्स AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या दौर रहा है इस स्टॉक का, हर एक से एक बेहतरीन बैंक को इसने अगर आप देखें तो पिछाड़ दिया। 835 करियर हाई, नया हाई, 10 डेमा को तोड़ता नहीं है, और आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग 2,95,000। कोई मोमेंटम में कमी नहीं है, अभी भी ऑप्शन राइटर्स, पुट राइटर्स जो हैं वो कमिटेड हैं एट 10 डेमा और स्ट्रॉन्ग बाइंग है। अनुज ये मैं जिक्र कर रहा था अभी बैंक्स का, आज HDFC बैंक कमांडिंग पोजीशन में है। HDFC बैंक से रोज क्या मतलब लग रहा है, आज डाउनसाइड बैंक निफ्टी का इसी ने सिक्योर किया और आज 2012 पे ऑलमोस्ट करियर हाई पे ट्रेड करता हुआ। देखिए वीरू, HDFC बैंक में मेरा व्यू बहुत समय से सेम रहा है कि यहाँ पर अब नई रैली की शुरुआत हो चुकी है। डिक्लाइन तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गई थी। सबसे बड़ा एग्जांपल था जब पूरी बेयर मार्केट आई सितंबर 2024 से लेकर फरवरी 2025। अगर आप वो फेज़ देखेंगे ना, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, बुल मार्केट में स्टॉक्स क्या करते हैं वो मायने रखता है, लेकिन बेयर मार्केट में स्टॉक्स क्या करते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। तो ये एक ऐसा स्टॉक था जो बेयर मार्केट में नहीं गिरा। सबसे पहला इंडिकेशन इसका ये था कि अब ये अगली रैली को लीड करेगा, और इतनी ज़्यादा FI सेलिंग हुई, वो MSCI का फैक्टर आया, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी ये स्टॉक रुका नहीं। तो क्लियरली यहाँ पे लीडरशिप है, और मेरे ख्याल से ये स्टॉक जो है, अच्छा इसमें करीब 3.5 साल की अंडर परफॉर्मेंस रही थी, अभी तो सिर्फ 1 साल हुआ है आउट परफॉर्मेंस का। मेरे ख्याल से अभी इसमें अगले 2 साल भी शायद आउट परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि अगर इसका आप हिस्टोरिकल अगर आप मूव देखेंगे ओवर 7-8 पीरियड, हमेशा इसने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया। तो 3 साल की अगर अंडर परफॉर्मेंस झेली है तो कम से कम 3 साल तो आउट परफॉर्म करेगा ही करेगा। तो HDFC बैंक का आई थिंक ये व्यू रहेगा मेरा इस पर। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और श्रेया से जानते हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम। श्रेया जी, ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे, कार्यक्रम का क्रम भी समझेंगे, लेकिन आखिरी सवाल मेरी तरफ से ये कि अब मार्केट में लीडरशिप कहाँ से होगी हो अब, क्योंकि ये सवाल सिर्फ मेरे जहन में नहीं है, हम पंचनामा भी करते रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछते हैं लोग कि लीडरशिप कौन से सेक्टर से आएगी। अभी आप बैंक डिस्कस कर रहे थे, क्या वो बैंकिंग स्पेस ही होगा या फिर कोई और सेक्टर आपके रडार पर है? नहीं, देखिए बैंकिंग तो है ही। मुझे लग रहा है रिलायंस 2-3 दिन से एक सेंस दे रहा है। हालांकि कल रिलायंस ने थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं ना फ्लैटर टू डिसीव, कल शुरुआत अच्छी हुई थी रिलायंस की, लेकिन फिर फिसल गया था। परसों मतलब फ्राइडे को रिलायंस में मैसिव डिलीवरी बाइंग आई थी, तो इसकी वजह से तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ मार्केट यहाँ पे सेंस कर रहा है कि रिलायंस में कुछ हो रहा है। श्रेया, आप पिछले 5 दिन की कैंडल देखिए, सिर्फ वो कल की कैंडल थी, और कल भी शुरुआत तो अच्छी हुई थी, टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा फिसल गया था। पिछले 4-5 दिन की आप कैंडल देखेंगे ना, कुछ यहाँ पर स्ट्रीट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे नहीं पता वो कोई न्यूज़ फ्लो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जिस तरीके की यहाँ पर डिलीवरी बाइंग हो रही है पिछले 4-5 दिनों से, यहाँ पे कुछ है, और ये आई थिंक शायद हो सकता है कि आगे लीड करे। बिल्कुल, रिलायंस आज भी बाजार को संभालने की कोशिश में लगा होता है। डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो तो अपनी पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा खींचेगा। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। हालांकि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सुस्ता रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाई है, इसलिए तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत होगी। अपोलो हॉस्पिटल से NBC आवाज़ ने सबसे पहले आपको खबर बताई, और डीमर्जर और उसकी लिस्टिंग के बाद देखिए अपोलो हॉस्पिटल 3.5% की तेजी के
साथ कर रहा है कारोबार। BEL में कल से तेजी, आज पूरे स्पेस में फिर से बाइंग नजर आ रही है। 2.5% ये दौड़ गया। रिलायंस बुलिश रिपोर्ट थी आज एक ब्रोकरेज की, शो में आगे और समझेंगे उस रिपोर्ट को। 2% ये दौड़ा। इंडसइंड बैंक कल से तेज है। CEO को लेकर जो अभी भी क्वेश्चन मार्क है उस पर कभी ना अब तस्वीर साफ हो सकती है, तो ये फोकस में। IDFC फर्स्ट बैंक बिग स्टॉक में शामिल। सटीक एनालिसिस ब्रोकरेज रिपोर्ट भी है, इसको भी समझेंगे आके। 6% के करीब दौड़ गया ये। RBL बैंक कल भी तेज था, आज भी तेज है। ब्रोकरेज के थम्स अप के बाद 3.5% यहाँ पर बाइंग होती हुई नजर आई। ब्लू स्टार आज गेनर्स में शामिल, 3.5% ज्यादा की तेजी। और लॉरस लैब्स में भी आज खरीदारी होती हुई आई 2.5% के करीब। लेकिन कुछ स्टॉक्स में डेंट पड़ा। एक्सिस बैंक 2.5% टूटा आज के सत्र में, थोड़ा बैकफुट पे कारोबार करता हुआ नजर आएगा। नेस्ले इंडिया 2% से ज्यादा की बिकवाली यहाँ पे। श्रीराम फाइनेंस मुनाफा वसूली 1.5% से ज्यादा। इटर्नल टूट कर रहा है आज कारोबार 1.5% के करीब। कुछ और स्टॉक्स जहां पर थोड़ा पेन देखने को मिला। डिक्सन टेक ब्रोकरेजेस की बेरिश रिपोर्ट थी, अंडरवेट की कॉल उनकी तरफ से, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, तो 3% से ज्यादा टूट गया। NMDC में मुनाफा वसूली 2.5% से ज्यादा। चोला इन्वेस्टमेंट 2.5% टूटा। इन्फो एज यानी कि नौकरी में भी 2.5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पैनल से मिलवाती हूँ। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे मोतीलाल ओसवाल की स्नेहा पोद्दार जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, सोनी पटनायक, प्रशांत सावंत और जतिन गेड़िया जी से। 2:15 पर समझेंगे रिलायंस और IDFC फर्स्ट में क्यों है जोरदार तेजी। 2:20 पर दीपाली राणा बताएंगे आपको कैसे रहे जून में ऑटो बिक्री आंकड़े। 2:25 पर स्पेशलिटी केमिकल पर खास खबर लेकर आएंगे सोनल भूतरा। और 2:35 पर पहली तिमाही में IT कंपनियों के नतीजे कैसे रह सकते हैं, रिसर्च लेकर आएंगे कंचन नौटियाल। 2:45 पर भारत और US ट्रेड डील पर बड़ी खबर लेकर आएंगे लक्ष्मण रॉय। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी जी। 3:10 पर अनुजी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। ओके चलिए फिर शो की शुरुआत करते हैं, मतलब ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। पैनल तैयार है हमारे साथ। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए क्या रहेगा आपका ट्रेड आज के लिए? गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक स्टॉक होना चाहिए बैंकिंग क्षेत्र से, वो है फेडरल बैंक। यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, बहुत अच्छा आपको मिला है। ट्रेड करें 217.80 पर फेडरल बैंक। मेरे ख्याल से 216 का स्टॉप लगा चले, बस ₹1.80 का। नियर टर्म टारगेट 222 का है। 225 भी आते दिनों में देखेंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है और एक फ्रेश अपमूव मिला है फेडरल बैंक में। 217.80 पर फेडरल बैंक एट करियर हाई, याद रखिएगा बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है। डायरेक्टर साहब प्लीज फ्यूचर्स वाई रखिएगा। इसने अपना प्रीवियस स्विंग हाई ₹213.80 वो बाइसेक्ट कर दिया आज, और बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है यहाँ पर। मानस आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, CSC पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स काफी बेहतर है, तो 172.90 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और ₹182 182 के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश टेबल्स है, चाहें तो एट द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 175 वाला ₹7.30 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आपको ₹5.5 के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करनी है और ₹11.5 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, CESC डे हाई पे कर रहा है कारोबार 2.5% की तेजी के साथ। यहाँ पे खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से आती हुई। रचना जी वेरी गुड आफ्टरनून, आप बताइए आप क्या पिक कर रही हैं? जी गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से JSW स्टील के फ्यूचर्स रहेंगे जिसको हम लॉन्ग करेंगे और हम 1033 पे बैठे हैं। हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे 1024 पे और इस SL के साथ इसको फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे जिसका टारगेट होगा, पहला टारगेट 1040 और उसके बाद 1046। ओके चलिए ये हो गई रचना जी की ट्रेड। सोनी जी गुड आफ्टरनून। सोनी जी आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन है बैंक इंडिया पे। फ्यूचर्स पे खरीदारी कर सकते हैं। वॉल्यूम्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है और सारे मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, सो फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 118.5, टारगेट है 125 और 127 के 2 टारगेट्स है यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया, मीनवाइल निफ्टी बैंक अबाउ 57,500 अगर आप देखिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्राइक थी तो उसके ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, तो बैंक से एक स्ट्रॉन्ग माइलेज क्रिएट करते हुए निफ्टी अब ऑलमोस्ट 10.55 के बाद के अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है। और ये थ्रस्ट निफ्टी के लिए रिलायंस जनरेट करता हुआ। रिलायंस रखिएगा इंट्राडे में एक बार प्लीज स्क्रीन पे। जतिन गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का?
गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो वेदांता में लॉन्ग करने का होगा। अर्ली चार्ट्स पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। हमें लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ दी अप मूव स्टार्ट हो चुका है। 460 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। ऊपर में 485 और 500 के टारगेट्स रहेंगे। ओके वेदांता भी डे हाई पर शानदार रैली इसमें भी देखने को मिल रही है। जतिन जी की पिक आती हुई यहाँ पे तो टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे। गावस्कर ने फेडरल बैंक पर बेट लगाया है, खरीदारी की राय उनकी तरफ से आती हुई। मानस जी कह रहे हैं सीएससी में आप खरीदारी कीजिए। रचना जी को पसंद आ रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पे फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। सोनी जी कह रही है बैंक ऑफ इंडिया पर बेट लग सकती है। साथ ही जतिन जी ने अभी वेदांता पिक किया है। हमारे साथ मौजूद है स्नेहा पोदार जी। स्नेहा जी स्वागत है कार्यक्रम में। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। आप बताइए आप क्या पिक कर रही है फंडामेंटली, कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? गुड आफ्टरनून। तो मेरी फंडामेंटल पिक है फेडरल बैंक, जो कि हमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से काफ़ी अच्छा लग रहा है। बेसिकली बैंक में जो नए सीईओ के अंडर बैंक अपने जितने भी पुराने गैप्स है उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है और एक नए ग्रोथ की तरफ मूव कर रहा है। तो अक्रॉस बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रहा है, अक्रॉस ज्योग्राफीज डाइवर्सिफाई कर रहा है। इनफैक्ट लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में उसके नतीजों के थ्रू भी एक जो चेंजेस है वो काफ़ी रिफ्लेक्ट भी हुए हैं और पूरे एंटायर पोर्टफोलियो को बैंक एक वैसे रिबैलेंस करते हुए हाई यील्ड सेगमेंट्स की तरफ मूव कर रहा है, जो कि उसके नतीजों में उसके रिटर्न रेशियोज में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो फेडरल बैंक मेरी सलाह रहेगी विद टारगेट प्राइस ऑफ 250। ओके फेडरल बैंक, ये हो गई स्नेहा जी के पिक। आज वैसे ही बैंकिंग स्टॉक्स का जलवा है थोड़ा सा, और फेडरल बैंक देखिए आप, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखिए एक बार ज़रा, यहाँ पर क्या शानदार मोमेंटम है। कुछ देर में इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज सुबह इसको हमने बिग स्टॉक्स में ऐड किया था 9 बजे के उसमें, और शानदार वो लग रहा था। आज की स्टैंडर्ड ब्रोकरेज रिपोर्ट है वो 6% स्टॉक ऊपर है अब। तो ये इस समय कुछ स्टॉक्स, चलिए ब्रोकरेज की बात हो रही है तो आज निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर की बात करते हैं, रिलायंस। नोवामा की रिपोर्ट के बाद रिलायंस में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट का एनालिसिस किया है श्रेया ने। श्रेया बताइए। बिल्कुल, रिलायंस सुबह से आज अच्छी खासी तेजी से के साथ कारोबार कर रहा है। कंट्रीब्यूटर्स में शामिल है। हैवी वेट आज बाजार को पुश करता हुआ नजर आया। नोवामा की काफी बुलिश रिपोर्ट आई, खरीदारी की राय उनकी तरफ से आ गई है। वो कह रहे हैं कि आप बाई कर सकते हैं। टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा दिया, 1801 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि जिस लेवल पर अभी कारोबार कर रहा है वहां से 20% का अपसाइड पोटेंशियल रिलायंस में नजर आ रहा है। नोवामा को क्या अच्छा लग रहा है, तो फर्म कह रहे हैं कि कंपनी जिस तरीके से एनर्जी बिजनेस को लेकर अग्रसर होकर काम कर रही है वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इनका जो सोलर मॉड्यूल है अब वो बाहर भी बेच रहे हैं, एक्सटर्नली भी उसको बेच रहे हैं। साथ ही इनके एक प्रोडक्ट की बात करूं, हेट्रो जंक्शन सोलर मॉड्यूल, जो कि बाजार में मौजूद टॉपकॉन्स मॉड्यूल से 5% प्रीमियम पर बिक रहा है, यानी कि 5% ज्यादा कीमत पर ये बिक रहा है। क्यों बिक रहा है, तो उसके पीछे कारण है इसका बेटर एफिशिएंसी। 23.1% इसकी एफिशिएंसी है। ये पसंदीदा मॉड्यूल बना रही है बाजार में इसको। इसके अलावा मॉड्यूलर सेल बनाने की 10 गीगावाट की जो क्षमता है कंपनी की, उससे 3800 करोड़ की कमाई होने की उम्मीद है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 में कमाई 6% बढ़ सकती है। और नोवामा ये भी फ्लैग कर रहे हैं कि अगर कंपनी की एंट्री हो जाती है 2 हिस्सों में, पॉलीसिलिकॉन और वेफर में, तो और मुनाफा बढ़ सकता है। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 30 तक उन्होंने अनुमान रखा है कि नया एनर्जी बिजनेस से रिलायंस की जो कुल मुनाफा है उसमें 50% कंट्रीब्यूशन आएगी। इसलिए फिलहाल रिलायंस फोकस में, और आप खरीदारी की राय। ओके चलिए श्रेया, तो शुक्रिया इस रिपोर्ट के लिए। इस पर शिल्पा जी एक टेक्निकल व्यू अगर मिल जाए, क्या व्यू रहेगा इस पर? सॉरी रचना जी इस पर क्या व्यू रहेगा आपका रिलायंस पर? रिलायंस पे आई एम डेफिनेटली पॉजिटिव, और यहाँ पे प्राइस जो है दिखा रही है कि आगे कंटिन्यूएशन होना चाहिए। जो अभी मोमेंटम बना हुआ है मार्केट को सपोर्ट करते रहना चाहिए। हम फिलहाल हम 1530 पे बैठे हुए हैं, और बहुत ही जल्दी हम यहाँ से फर्दर 1550 एंड 1570 की तरफ जाना चाहिए। मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा जब तक हम 1515 के ऊपर हैं। ओके स्नेहा जी, फंडामेंटली आपका क्या व्यू है मोतीलाल ओसवाल में रिलायंस पर? रिलायंस में काफ़ी पॉजिटिव है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो रिलायंस रिटेल और जो रिलायंस जियो है दोनों ही काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। रिलायंस जियो में ओवरऑल फुटफॉल्स काफ़ी इम्प्रूव हुए एंड डिमांड में तेजी दिख रही है। एंड रिलायंस जियो बेनिफिट करेगा जो सब्सक्रिप्शन शिफ्ट अपने ऑलरेडी देख रहे हैं फ्रॉम वोडाफोन टू रिलायंस एंड भारती, एंड प्लस आरपू भी इंक्रीज होने की बात है।
जो इनके जो जो एनर्जी न्यू एनर्जी जो सेगमेंट है वहां से काफी कुछ उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन आएगा। एंड जो इन जनरल जो इनकी ऑयल एंड गैस बिजनेस है वो स्टेबल बिजनेस है। सो रिलायंस पे एक काफी पॉजिटिव व्यू है हमारा। और इसमें टारगेट प्राइस हमारा 15 का है। ओके, रिलायंस पे हाउस व्यू। और अनुज के लिए 2 लाइनें कि वो कहता है ना कि ये मेरा मर्ज तुम्हें भी लग गया, तुम 2 घड़ी सोए क्या मैं जग गया। आज अनुज भी शिल्पा और ये जो सोनी पटनायक जी के हेर फेर में ना आ गए हैं ना अनुज, आज हो गया आपके साथ भी एक गुफअप है। चलिए आज बहुत सारी गेस्ट, आज बहुत सारी महिला गेस्ट है ना, इसलिए मुझे लग रहा है आप काफ़ी समय से इस चीज़ की इंतज़ार कर रहे थे कि कभी ना कभी तो मैं भी ये गुफअप करूँगा। मैं इंतज़ार में था इसीलिए। खैर चलिए, रिलायंस पे बात थी। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पर एक बार वापस लौटते हैं कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, तो एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव लॉन्ग व्यू है, तो यहाँ पर प्लीज़ एक निजी राय जरूर रखिएगा। फेडरल बैंक का जिक्र हो गया, रिलायंस का जिक्र हो गया, और चीज़ें क्या हैं जो अच्छा कर रही हैं इस वक्त। एक बार रखिएगा निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स डे हाई पर कल के स्विंग हाई को काटा, और अब ये 1 अगस्त 2024 के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे मल्टी मंथ ब्रेकआउट। और मुझे याद अच्छी तरीके से एग्जैक्टली 1 अगस्त को इसने जब पहली बार 50 डे में तोड़ा था, तो ये इंडेक्स 7200 का रिट्रेस होके गया 5626 पे। मानस अभी फेडरल बैंक का जिक्र हुआ, नहीं सॉरी, बहुत सारे बैंकों का जिक्र हुआ, आई मीन HDFC का अभी डिस्कशन में, अभी फेडरल बैंक का। PSUs में अभी अगर लेके चलना हो और इस मल्टी मंथ ब्रेकआउट को प्ले करना हो, आपके 2 प्रेफर्ड कॉल क्या रहेंगे? देखिए, कल भी मैंने PNB पे बात की थी और आज भी मॉर्निंग में भी PNB मेरा एक रिकमेंडेशन था। और मेरा समझना है कि अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ दें और जो छोटे PSU बैंकिंग उनके चार्ट देखें, तो अभी भी सबसे बेहतरीन PNB है। PNB ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है। अगर आपके पास थोड़ा समय है, अगर आप 2 हफ्ते के लिए एक पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो अभी भी करंट लेवल्स पे भी PNB में एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। 109 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। आई थिंक स्टॉक में 122 से 125 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। ब्रोकरेजेस की बात हो रही है, तो आज का टॉप F&O गेनर है IDFC फर्स्ट बैंक। इन्वेस्टेक की रिपोर्ट के बाद क्या कह रही है इन्वेस्टेक की रिपोर्ट, एक बार शेयर से समझ लेते हैं। शेयर बताइए। जी देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक सुबह इसकी एनालिसिस हुई थी, काफ़ी अच्छी एनालिसिस, और पूरे दिन हमने इसमें एक तेज़ी देखी, 6% की तेज़ी के साथ टॉप गेनर्स में शामिल है। इन्वेस्टेक भी बुलिश हैं, कह रहे हैं कि आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, 90 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, तो अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल को नजर आ रहा है। उनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 25-28 में कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 29% के CAGR से बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा दिखती है। कॉस्ट टू एसेट में 90 बेसिस पॉइंट की जो कटौती हुई है उससे फायदा होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कारोबार में ऑपरेटिंग लिवरेज का भी फायदा मिल रहा है, जो IDFC फर्स्ट बैंक को पसंदीदा स्टॉक बना रहा है, इसलिए आपके रडार पर होना चाहिए। ओके, बिल्कुल ये स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर स्नेहा जी, आपने फेडरल बैंक बोला था ना अपनी पसंदीदा पिक्स में, IDFC फर्स्ट बैंक पर क्या व्यू होगा? अनुज जी, IDFC फर्स्ट बैंक पे हमारा थोड़ा न्यूट्रल व्यू है, बिकॉज इसके नतीजे अगर आप देखेंगे लास्ट फ्यू क्वार्टर से उतने अच्छे नहीं आ रहे। दो डिपॉजिट ग्रोथ इनकी काफी पॉजिटिव है, बट जो प्रॉफिटेबिलिटी में जो एक इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए वो काफी ग्रेजुअल और स्लो पेस में हो रही, तो अभी भी थोड़ा मिक्स व्यू ही है हमारा। तो मेरी सलाह रहेगी कि इसमें मैंने अगर कोई किसी इन्वेस्टर को अगर एंटर करना है तो एक वो स्टैगर्ड वे में एंटर करे, रादर देन एट वन गो वो इसमें इन्वेस्ट करे। ये IDFC फर्स्ट बैंक पे आपका व्यू। इस बीच अगर आप देखें बैंकिंग पूरा मतलब इस वक्त स्क्रीन पर अगर आप देखें ना, एक मेटल्स में वेदांता, अदर देन दैट बैंकिंग, चाहे वो मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो PSU हो, सब में अच्छा मूव आ रहा है। एक बार मैं इसी में थोड़ा सा रहता हूँ और 1-2 ट्रेड्स और खंगालता हूँ। लेट्स ब्रिंग बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पर भी एक अच्छा मूव आ रहा है। 58-53 पे ये काउंटर इस वक्त 11 दिसंबर 2024 यानी फ्रेंकली स्पीकिंग CY25 के नए हाइस पे ट्रेड करता हुआ। जतिन, आप कैसे अप्रोच करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक बेस से बाहर निकलता हुआ? आई थिंक ये बेस आप कह सकते हैं कि अक्टूबर से जो मेंटेन था वो, और मैं एक प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा वीकली पर। लुक एट वीकली चार्ट्स, क्या खूबसूरत चार्ट है। इस पर टेक आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे?
डेफिनेटली हमें लगता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अभी जो रैली स्टार्ट हुई है वो 64-65 के लेवल्स तक कंटिन्यू रह सकती है। पैटर्न वाइज अगर जो देखें तो एक 3 वीक का कंसोलिडेशन था, या इनगल्फिंग था, ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है और उसके बाद ब्रेकआउट आया है। तो जनरली ट्रायंगल पैटर्न्स आर ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, और हमें लगता है कि अच्छी खासी अपमूव टुवर्ड्स 64-65 देखने को मिल सकती है। करंट लेवल्स पे अगर जो कोई लॉन्ग करता है तो उसमें 57 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 65 रुपीज़ के टारगेट के लिए। ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बाई कर सकते हैं आप, डिहाई पे कर रहा है कारोबार। चलिए, बैंक्स की हमने बात की और अब आगे बढ़ते हैं और ऑटो सेक्टर की अब बात करते हैं। देखिए, जून ऑटो बिक्री के अब तक के आंकड़े मिले जुले संकेत दे रहे हैं। जून में कैसे रहे ऑटो कंपनियों के आंकड़े, ये बताने के लिए जुड़ रही हैं दीपाली राणा। दीपाली, बताइए क्या संकेत मिल रहे हैं अभी ऑटो बिक्री आंकड़े, जितने भी आंकड़े आए हैं फिलहाल? थैंक यू श्रेया। और एज एक्सपेक्टेड ज़्यादातर जो नंबर्स आए हैं जून महीने के वो सबड्यूड ही रहे हैं। कुछ सेलेक्ट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। 4 व्हीलर्स के साथ शुरुआत करते हैं और M&M एक्सपेक्टेशन से बेटर यहाँ पर रिपोर्ट किए हैं जून सेल्स के आंकड़े। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो टोटल ऑटो सेल्स हैं वहाँ 14% की ग्रोथ देखने को मिली है सालाना आधार पर। इंपॉर्टेंट है पैसेंजर व्हीकल सेल्स यानी SUV सेल्स 18% की ग्रोथ रही है और बेस्ट एवर क्वार्टरली परफॉर्मेंस रही है अगर SUV सेल्स की बात करें। वहीं अगर ट्रैक्टर सेल्स भी देखें तो ये भी एक्सपेक्टेशन से बेटर आई है। M&M के लिए 13% की ग्रोथ देखने को मिली है सालाना आधार पर। ट्रैक्टर सेल्स में 53,392 यूनिट ये आंकड़ा रहा है। तो M&M के PV सेल्स, ट्रैक्टर सेल्स सब एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर रही हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स के नंबर्स दिखा देते हैं। टाटा मोटर्स की जो नंबर्स रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन से लोअर साइड पर रहे हैं। ऑलरेडी सेल्स में डी ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी और उससे भी खराब आंकड़े आते हुए दिखाई दिए हैं। टोटल पैसेंजर व्हीकल सेल्स 37,237 यूनिट रही हैं। 40,000 यूनिट का आंकड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, तो 15% का डाउन साइड यहाँ रहा है। टोटल कमर्शियल व्हीकल सेल्स देखें तो ये भी 5% घटकर आई है, यानी टोटल डोमेस्टिक यानी PV प्लस CV सेल्स देखें तो यहाँ 12% की गिरावट देखने को मिली है। 2 व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो के नंबर्स अगेन एक्सपेक्टेशन से थोड़े लोअर साइड पर ही आते हुए दिखाई दिए हैं। टोटल सेल्स 3.60 लाख यूनिट रही है, 3.68 लाख यूनिट हम एंटिसिपेट कर रहे थे, तो यहाँ 1% की डी ग्रोथ रही है वाई बेसिस पे। हालांकि एक्सपोर्ट्स अनुमान से बेहतर रहे हैं। बजाज ऑटो के 21% की ग्रोथ वहाँ आई है सालाना आधार पर। साथ ही TVS मोटर्स के नंबर्स देखें तो टोटल सेल्स में 20% की ग्रोथ रही है वाई बेसिस पे और जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो 54% ग्रो हुए हैं। अगेन TVS मोटर्स के लिए भी बेस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स रही हैं अगर ओवरऑल देखें 3 महीने के आंकड़े। साथ ही अगर नजर डालें आयशर मोटर्स के नंबर्स पर तो रॉयल एनफील्ड की सेल्स अनुमान से बेहतर रही हैं, यहाँ पर 22% की ग्रोथ रही है। और RE की अगर एक्सपोर्ट्स देखेंगे तो वहाँ भी अनुमान से बेहतर आंकड़े आते हुए दिखाई दिए हैं। 350cc सेगमेंट में काफ़ी अच्छी बिक्री हुई है। वहीं कमर्शियल व्हीकल सेल्स देखेंगे आयशर मोटर्स की तो अनुमान से स्लाइटली नीचे रही है, 0.8% की ग्रोथ यहाँ पर रिपोर्ट की है। क्विकली स्कॉट कुबोटा के नंबर बताएं तो 2% की ग्रोथ रही है सालाना आधार पर। और लास्टली अगर अशोक लीलैंड के नंबर्स देखें तो यहाँ भी अनुमान के हिसाब से आंकड़े आते हुए दिखाई दिए हैं। जो टोटल सेल्स हैं वो 3% बढ़कर आई हैं, लेकिन मेजरली M&M ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। चलिए, M&M में आउट परफॉर्मेंस रही यहाँ पर। गाबा सर, M&M की बात कर लेते हैं फिर। चार्ट पे कैसा लग रहा है M&M? बिल्कुल, M&M मुझे अच्छा लगता है, बाय मोड पर है, लेकिन यहाँ पर 3 दिन 4 दिनों से एक पॉज में है। वीक नहीं कह सकते कि 3150 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। जब तक हम 3150 के ऊपर है M&M अप मूव ऑन है। कहां तक जा सकता है? परहैप्स अराउंड 3300 तक। तो बायस अपसाइड है, 3300 पॉसिबल है। थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, थोड़ा साइडवेज हो सकता है, थोड़ा डिप भी हो सकता है, लेकिन अप मूव ऑन है M&M में। जी, M&M में अप मूव ऑन है। हालांकि थोड़ा सा रिजेक्शन हायर लेवल्स पे था, लेकिन याद रखिएगा जो दीपाली नंबर्स बताए, सिंस वो क्वार्टरली नंबर्स आयशर्स की बता रही थी, बुलेट के नंबर्स अच्छे हैं। आयशर इज़ द बेस्ट आई थिंक पोस्ट नंबर्स, बट एक M&M के बारे में अपडेट भी है। चलते हैं दीपाली के पास एक बार फिर से। दीपाली, क्या अपडेट है बताइए कुछ। सुगबुगाहट, मुझे याद है पिछली 15 अगस्त को थार लॉन्च हुई थी, है ना? मैं गलत तो नहीं हूँ ना? बिल्कुल। इस बार थार का कोई नया अवतार? इस बार का 15 अगस्त का मेगा इवेंट कंपनी प्लान कर रही है बॉम्बे में। और इंटरेस्टिंग ये है वीरेन कि थार का EV कॉन्सेप्ट कंपनी शोकेस कर सकती है। Vision.T कंपनी ने इसे नाम दिया है। अभी 2 दिन पहले ही टीजर्स कंपनी ने शेयर किए मीडिया के साथ। इनफैक्ट 2023 में कंपनी ने थार EV कॉन्सेप्ट दिखाया था, लेकिन ये उसका इवॉल्व वर्जन हो सकता है, यानी क्लोजर टू प्रोडक्शन हो सकता है। डिटेल्स हालांकि सामने नहीं है, लेकिन थार का EV कॉन्सेप्ट डेफिनेटली एक इवॉल्व EV कॉन्सेप्ट इस बार कंपनी 15 अगस्त को शोकेस करेगी। लग रहा है कि उस EV वर्जन ने काफ़ी प्रेशर बनाया है
ये कह रहे हैं आप सही दीपाली? सही दीपाली? कुड बी, क्योंकि Could be, है ना? यस, क्योंकि हेरियर ईवी को लेकर भी काफी यूफोरिया डेवलप हुआ है उसके लॉन्च के बाद, स्पेशली जो ऑफ रोडिंग, जो ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ हेरियर ईवी आ रही है, वो आपको महिंद्रा की XEV 9 या B9 में नहीं मिलते हैं, तो डेफिनेटली कंपटीशन तो थोड़ा इंटेंस हुआ है। वो डिजाइन वर्जन था ना वो हैरियर का, वो बहुत शानदार था। खैर M&M एज ऑफ नाउ इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए M&M पे डिस्कशन हो गया। दिवाली बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। तो एक 15 अगस्त को एक इवेंट है और कैसी रहेगी थार पहाड़ों पे चार्ज होती हुई, है ना, EV से मैं उसको इमेजिन कर रहा था। बट आयशा मोटर्स एक बार देखिएगा, सोनी जी आपका टेक क्या है? 5711 वेल अबव 5700 कॉल राइटर्स, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? आज के नंबर्स के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, हायर लेवल्स पर सस्टेन होने की टेंडेंसी वो इसी में नजर आई। वीरेंद्र जी, यहाँ पे वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है, बट थोड़ा सा रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स 5800 5820, जो कि आज ऑलमोस्ट उसको टेस्ट करते हुए थोड़ा सा वहां से रिट्रेस किया है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर क्रॉस करता है 5800 के ऊपर, तब एक अच्छा ब्रेकआउट कंटिन्यू रहेगा। मुझे लगता है उसके ऊपर रीबाय कर सकते हैं टुवर्ड्स 59-56,000 टारगेट्स के लिए। ये रेजिस्टेंस क्रॉस होना काफी इंपॉर्टेंट है आज के लिए। में अगर कोई लेके रखे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एंड वो रेजिस्टेंस क्रॉस होने का यहाँ पे इंतजार करना चाहिए बाय अबव 5820। ओके, चलिए ये समय ऑटो स्टॉक्स पर एक प्रॉपर डिस्कशन। ऑब्वियसली थोड़ा वीरू ने अपना पर्सनल यहाँ पर एंगल भी लगा दिया पहाड़ों पे चार्जिंग वाला, लेकिन बैक टू अर्थ वीरू, है ना, और बैक टू अर्थ। वैसे इस बार आपसे ड्राइव करवाएंगे, हैं? हाँ इस बार जब आपको लेके जाएंगे तो आपको पहाड़ों है? हाँ, नहीं, मेरी ड्राइविंग आप पहाड़ों पे सह नहीं पाएंगे। अगर आपसे नोएडा में मेरी ड्राइविंग अगर आप नहीं, मैं किसी की ड्राइविंग नहीं सह सकता। बिल्कुल पहाड़ों में तो आप बिल्कुल नहीं सह पाएंगे मेरी ड्राइविंग, ट्रस्ट। मैं अनुज, मैं आप यकीन मानिए, मैं कभी भी आज तक टैक्सी रेंट पे नहीं ली, कभी किसी के साथ नहीं बैठ पाता। मेरे को फोबिया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं किसी के साथ नहीं बैठ सकता। लेकिन कोई बात नहीं, लैंड में आप चलाइएगा, माउंटेन्स में मैं चलाऊंगा इस बार जब जाएंगे। चलिए ठीक है, डन डील ही करेंगे फिर। डन डील ही करेंगे। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रशांत सावंत भी जुड़े हैं शो में, उनसे एक ट्रेड लेते हैं। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी इस समय की? जी अनुज जी, विल जी, वेरी गुड आफ्टरनून पैनल और सभी दर्शकों नमस्कार। तो यहाँ पे जो स्टॉक मुझे लग रहा है कि एक डिसेंट बेस फॉर्म कर रहा है, वो होगा एंजल वन। इसको अगर हम देखें करीबन 2930-35 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा करीबन 2900 के जस्ट नीचे 2895 के आसपास। यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 3000 से लेके 3035, 3035। ओके, एंजल वन, ये अच्छा लग रहा है अभी प्रशांत जी को, और पूरे स्पेस में हमने अच्छी खासी बाइंग देखी। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। देखिए, स्पेशलिटी केमिकल कंपनियां आज फोकस में हैं, पूरा सेक्टर आज फोकस में है। क्या है खबर? तो नुवामा का कहना है कि कुछ केमिकल्स पर सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है, और नुवामा की इस पूरी रिपोर्ट को समझाने के लिए मेरे सहयोगी सोनल मौजूद हैं। सोनल, बताएं कि केमिकल सेक्टर को लेकर नुवामा का क्या आउटलुक है? केमिकल सेक्टर फोकस में है। नुवामा ने एक स्पेशलिटी केमिकल्स डे ऑर्गेनाइज किया था, और उसमें से जो 3 मेजर टेक अवेज है, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी कुछ प्रोडक्ट्स पर इनिशिएट की है, एंड नुवामा थिंक्स कि अगर वो गो थ्रू करेगी तो कुछ स्टॉक्स को बहुत बेनिफिट होगा। प्रोडक्ट्स लाइक FKM, फ्लोरो इलास्टोमर्स, PNT, पैराटर्शरी ब्यूटाइल फिनोल, बीटा नैफ्थॉल, ये कुछ केमिकल्स हैं जिन पे हो सकता है कि आगे जाके एंटी डंपिंग ड्यूटी लगे, और ऐसा हो गया तो कुछ स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट, सुदर्शन केमिकल्स, बोडाल केमिकल्स, विनती ऑर्गेनिक्स, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एंड जुबिलेंट इंग्रीविया एज वेल। तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी घोषित कर दी जाती है इन सब केमिकल्स पे। दूसरा टेक अवे है कि हम एग्रोकेमिकल कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं। 2 साल से वो लोग बोल रहे हैं कि प्राइसिंग प्रेशर है, डिमांड नहीं आ रही है। दैट कंटिन्यूज टू बी द केस। एग्रोकेमिकल कंपनीज अभी भी कह रही है कि डिमांड म्यूटेड है, इसलिए वो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं और प्राइसिंग प्रेशर देख रहे हैं फॉर 2025 एंड 2026। उनको ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि ज़्यादा ग्रोथ आएगी सेक्टर में। तीसरी चीज़ है कि एच एसिड, जो एक
केमिकल है और लार्जली डाइज़ में यूज़ किया जाता है, वो शॉर्ट सप्लाई में आ गया है चाइना में, और इस वजह से एच एसिड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सिर्फ एच एसिड के नहीं, हम देख रहे हैं रिएक्टिव डाइज़ के भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं इस चक्कर में। और स्टॉक्स लाइक बुडाल केमिकल्स, किरी इंडस्ट्रीज़, वो एच एसिड बनाते हैं, अतुल लिमिटेड रिएक्टिव डाइज़ बनाते हैं। तो अगर प्राइस इन केमिकल्स का ऊपर गया तो ये स्टॉक्स को बेनिफिट होगा। तो ये थोड़े इंटरेस्टिंग टेक अवेज थे इस कॉन्फ्रेंस से। शुक्रिया सोनल तमाम जानकारी के लिए। स्नेहा जी, आपने सोनल को सुना, स्पेशलिटी केमिकल, एंटी डंपिंग ड्यूटी, कैसा असर हो सकता है, कुछ स्टॉक्स उन्होंने सुझाए जहां पे फ़ायदा हो सकता है। इस पूरे स्पेस में कोई एक आध स्टॉक्स जो आपके रडार पर हो? इस स्पेस में विनती ऑर्गेनिक्स एक काफ़ी अच्छा लगता है। और लास्ट ईयर भी FY25 में अगर आप देखेंगे तो दो केमिकल इंडस्ट्री काफ़ी चैलेंजेस से गुजर रही थी, बट स्टिल विनती ऑर्गेनिक्स के नंबर्स फिर भी काफ़ी बेटर थे पूरे इंडस्ट्री से। एंड ओवरऑल कंपनी के काफ़ी न्यू केपेक्स ऑपरेशनल होने वाले आगे आने वाले दिनों में, जिससे कि ओवरऑल ग्रोथ को एक बूस्ट मिलेगा। प्लस एओ सेगमेंट में कंपनी ने काफ़ी शार्पली रैंप अप किया अपना प्रोडक्शन, जिससे अब वो वन ऑफ दी लार्जेस्ट एंड ओनली डबल इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर है उस सेगमेंट में इंडिया में। तो ये सब चीज़ें विनती पे हमें काफ़ी पॉजिटिव बनाती है, एंड इसमें 25% आप अर्निंग्स कैगर की उम्मीद कर सकते हो ओवर नेक्स्ट 2 ईयर्स। 25% कैगर की उम्मीद 2 साल में विनती ऑर्गेनिक्स, ये पसंद आ रहा है स्नेहा जी को, स्टॉक आप रख सकते हैं रडार पर। चलिए, अब वक्त हो चुका है टॉप कैश कॉल्स का, और टॉप कैश कॉल्स लेंगे हम रचना जी से, प्रशांत जी से और मानस जी से। रचना जी, आपसे शुरुआत होगी, बताइए टॉप कैश कॉल में क्या चुना है आपने? जी, मेरी तरफ से वेस्ट लाइफ रहेगा। वेस्ट लाइफ फूडवर्क्स को हम लॉन्ग करेंगे। हम यहाँ पे 764 पे बैठे हैं, और ये काउंटर जो एक इम्पोर्टेंट जोन को निकाल के ऊपर जाने की शुरुआत में लगा हुआ है। तो क्योंकि ये फ्रेश ब्रेकआउट टाइप सिचुएशन है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फॉलो थ्रू फर्दर मिलना चाहिए। अभी हम 767 पे हैं। हम यहाँ पे अगर 757 का एसएल क्लोजिंग तक अगर होल्ड कर जाते हैं तो बहुत जल्दी हम 780 एंड इवन 800 के नंबर्स यहाँ पे विद इन 2 to 3 वीक्स देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए 780 एंड उसके बाद 800। ओके, वेस्ट लाइफ फूड्स आपका बाय कॉल है। प्रशांत जी, आप क्या पिक कर रहे हैं, आपकी कॉल आज की? तो वीरू जी, यहाँ अगर हम साउथ इंडियन बैंक को देखें, ये एक बहुत अहम जोन इसका था करीबन 29-30 के रेंज पे। इसके ऊपर ट्रेड करके एक रेंज, बहुत बड़े रेंज ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। पोजिशनल अप्रोच अगर भी देखें, स्ट्रेंथ नजर आ रही है वॉल्यूम में, तो मैं यहाँ बाय रेकमेंड करूंगा करीबन 3150 के रेट पे, और स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 2980, 30 के जस्ट नीचे। यहाँ मुझे लग रहा है हम 36 से लेके 38, 36, 38 तक के जोन्स विजिट कर सकते हैं। ओके, 36 तक के जोन विजिट कर सकते हैं। साउथ इंडिया बैंक उनको पसंद आ रहा है, 29 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। मानस जी, आप बताइए आपका टॉप कैश कॉल क्या होगा? देखिए, कैश कॉल के लिए जीएनएफसी पे ध्यान देना चाहिए। करीब एक मंथ से स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन आज स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिले हैं, तो जीएनएफसी पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 559 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 585 585 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, जीएनएफसी पे आपका एक बाय कॉल है। तीनों ट्रेड्स यहाँ पे पूरे हो गए, कैश कॉल है, याद रखिएगा। तो स्टॉप लॉसेस पे आपको गौर फरमाना है। जीएनएफसी माइनस की कॉल 567.95 पे। रचना जिसे शुरुआत की थी हमने, वेस्ट लाइफ उनकी कॉल थी, और एक जीएनएफसी माइनस एट 568.80, 585 का लक्ष्य। रचना जी का ट्रेड रहा वेस्ट लाइफ फूड्स, करीब 780, 800 का लक्ष्य यहाँ पर। और तीसरा ट्रेड था प्रशांत जी का, और वो था साउथ इंडियन बैंक, करीब 36-38 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस 29.80 का। निफ्टी रेंज बाउंड अगेन ड्रिफ्ट होता हुआ टुवर्ड्स डे लो, वही 25,500 की ट्रेजेक्ट्री। अनुज, कितना अच्छा अभी थकाया कितना, अगर आप देखें इंडेक्स ने अगेन 25,500 की तरफ बढ़ता हुआ, और निफ्टी बैंक 57,431, ये भी वो 57,500 के थ्रेशोल्ड को पार नहीं कर पाया। अच्छा, वीकनेस स्पॉन्सर कौन कर रहा है, क्या है जो इस वक्त वीक है? दिग्गजों में ब्रिटानिया को देखिए बैकफुट पे आज, उसके बाद चोला फाइनेंस बैकफुट पे आज, श्रीराम फाइनेंस बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ, यूएसएल आज बैकफुट पे है। बट यूएसएल धीरे धीरे एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही
ख़राब चार्ट बन गया है, प्लीज़ स्क्रीन पर रखिएगा। इट्स 1399। जतिन, आपकी राय क्या है? सडनली ये स्टॉक सारे एवरेज के नीचे ऑन डेली चार्ट्स 200 EMA के नीचे, और आज का रिवर्सल और भी गंभीर है। ये डाउन साइड कहाँ तक लग रहा है आपको नज़र? आई मीन पॉसिबली क्या आपको लग रहा है 1360 की ट्रैजेक्टरी इस पर आएगी? यस डेफिनेटली, जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बन रहा है वो अराउंड 1350 की रेंज में आ रहा है, जहाँ पे एक फिबोनाची सपोर्ट लेवल है और साथ ही साथ में डेली लोअर बोलिंगर बैंड भी प्लेस्ड है। तो कहीं ना कहीं 1350 तक डेफिनेटली ये करंट जो फॉल है वो कंटिन्यू रह सकता है। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे फिलहाल ये राइट ये लोग के आसपास कर रहा है कारोबार 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ। लेकिन रियल्टी स्पेस की बात करें तो मार्केट पे हमने पिछले हफ्ते अच्छी रैली देखी, लेकिन रियल्टी स्पेस से कंट्रीब्यूशन आता हुआ नज़र नहीं आया। और रेमंड अपने खबरों के चलते आज फोकस में 6% की तेज़ी ये दिखा रहा है। DLF जो स्टार्टिंग इसकी अच्छी हुई थी, हाई कन्विक्शन लिस्ट में शामिल है CLSA के, लेकिन वो भी ये होल्ड नहीं कर पाया और ऊपर इस तरह से इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी सारे स्टॉक्स आप देख लें ऊपर, रियल्टी, लोधा, अंतरा, पेस्टेज, ब्रिगेड सभी में गिरावट नजर आती हुई। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहूंगी कोई ऐसा स्टॉक रियल्टी स्पेस से जहां पर लग रहा है आपको इस गिरावट में बाइंग नजर आ सकती है? पहले तो DLF पे ही बता दीजिए, CLSA की हाई कन्विक्शन लिस्ट में शामिल है, ग्रोथ नजर आ रही है इनको इस पर्टिकुलर काउंटर पे, आपकी राय क्या होगी? तो ओवरऑल अगर सेक्टर में देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि ओबरॉय रियल्टी एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे स्लोपिंग अपवर्ड 20 डेमा पे आया हुआ है 1900 के जस्ट ऊपर। यहाँ मुझे लग रहा है कि कन्विक्शन वाइज अगर देखा जाए तो 1880-85 का स्टॉप लॉस रख के बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट्स अराउंड 1950-1960। जहां तक DLF स्पेसिफिक बात है, यहाँ मुझे लग रहा है कि 840 के ऊपर क्लोज होना जरूरी है, अबाउट 840। फिर से हम एक बार इसमें लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रखेंगे 828, 828, वहां से टारगेट हो गया 860, 865, 865। ओके, 840 का एक इंपॉर्टेंट लेवल DLF का वो ब्रीच करता है तो फिर एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है और स्पेस से ओबरॉय रियल्टी इनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है फिलहाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए 10 जुलाई से TCS के नतीजे के साथ Q1 की शुरुआत होगी और IT सेक्टर के लिए कैसा रहेगा Q1। JM फाइनेंशियल ने एक रिपोर्ट निकाली है, इस रिपोर्ट को समझते हैं कंचन से। कंचन, क्या कह रहे हैं JM फाइनेंशियल IT सेक्टर को लेकर? जी डेफिनेटली, जैसे कि आपने भी मेंशन किया, TCS के नतीजे आएंगे 10 जुलाई को और वहीं से जो बाकी के कंपनीज हैं वहां से हमें नतीजे देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम इन्फोसिस की बात करें, पर्सिस्टेंट सिस्टम 23 जुलाई को अपने नंबर्स प्रेजेंट करेंगे। आगे चल के एम्फेसिस 24 जुलाई को, KPI टेक भी अपने 30 जुलाई को नंबर्स जो है Q1 के प्रेजेंट करने वाले हैं। JM फाइनेंशियल ने जो अपनी रिपोर्ट निकाली है, शुरुआत में उन्होंने कह दिया है कि देखिए कोई बुरी खबर नहीं है, इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अच्छी खबर है। स्टेबल आउटलुक दिया है ओवरऑल अगर IT सेक्टर माना जाए, लेकिन उन्होंने बोला है कि फ्यूचर को लेके इस टाइम पे काफी ज्यादा जो कॉशियस अप्रोच है वो बरकरार है। अगर Q1 में CC ग्रोथ देखी जाए तो वहां पे हमें +2 से -2% की यहाँ पे नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। मार्जिन हमें रेंज बाउंड देखने को मिल सकते हैं, यानी कि नंबर प्लेट पे 0.5% से -1.2% के बीच में जो मार्जिन है वो रहने की उम्मीदें जताई जा रही है। उनका कहना है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो थोड़ी सी हमें स्लोअर साइड में बनती हुई दिखाई दे सकती है। करेंसी भी हमें वीकर है, जिसका सीधा इंपैक्ट हमें कंपनीज के नंबर्स पे पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। Q1 में अगर हम डील पाइपलाइन देखें तो वहां पे एक सुधार की संभावनाएं जताई जा रही है। कंपटीशन बढ़ने से, वेंडर कंसोलिडेशन से जो प्राइसिंग प्रेशर है वो भी हमें बरकरार होता हुआ दिखाई देगा। वहीं जो ग्लोबल मार्केट की अनसर्टेनिटी है उसका भी रिफ्लेक्शन हमें ओवरऑल IT पैक में आता हुआ नजर पड़ सकता है। एक बार कंपनी स्पेसिफिक देख लेते हैं कि किसके नंबर किस तरीके से रह सकते हैं। शुरुआत TCS के साथ ही कर लेते हैं। इनका मानना है कि इनका जो इंटरनेशनल बिजनेस है वहां पे एक सुधार देखने को मिल सकता है। मार्जिन भी स्टेबल रहने की उम्मीदें जताई जा रही है। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग डील विन से भी इनको एक अच्छा खासा फायदा आता हुआ नजर पड़ सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, इन्फोसिस के नंबर्स की बात करी जाए तो Q1 में जो CC रेवेन्यू ग्रोथ है वहां पे एक सुधार की संभावनाएं जताई जा रही है। वीजा और मार्केटिंग कॉस्ट घटने से जो मार्जिन है उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। और गाइडेंस की बात करी जाए तो इसको भी अच्छा खासा रिवाइवल दे दिया गया है, 1 to 3% पे ये गाइडेंस निकाली गई है। HCL के टेक के नंबर की बात करें तो यहाँ पे हमें जो प्रदर्शन है थोड़ा सा वीकर साइड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो नंबर्स है उस पर ओवरऑल हमें जो सीजनैलिटी का इंपैक्ट है दिखाई दे सकता है। LTI माइंट्री यहाँ पे
एफिशिएंसी में सुधार आ सकता है जिससे मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा। और क्वार्टर 1 में जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसमें एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है, करीब करीब $2 बिलियन के पार ये नंबर जो है पहुंच गया है। कोफॉर्ज की बात करी जाए तो क्वार्टर 1 में इसकी जो सीसी ग्रोथ है यानी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो 1.7% से 7.4% रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। $120 मिलियन से एवरी डील से जो इनकी ग्रोथ है उसको अच्छा खासा बूस्ट मिला है। वही कम ईसॉप कॉस्ट से मार्जिन में भी सुधार की संभावना है। ओवरऑल नंबर्स हमें स्टेबल देखने को मिल सकते हैं। ओके, ओवरऑल नंबर स्टेबल रहेंगे आईटी पैक में। चलिए शुक्रिया कंचन। आगे बढ़ते हैं, आप 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सस्ता ऑप्शन सोनी पटनायक जी से लेंगे, उसके बाद चलेंगे रचना वैद्य जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, फिर चार्ट का चमत्कार के लिए मानस जी के पास, और मिड कैप फंडा के लिए स्नेहा पोद्दार जी। तो शुरुआत करिए सोनी जी, बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। अनु जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ टीटागढ़ में 980 कॉल ऑप्शन, वो बाय कर सकते हैं जुलाई सीरीज। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 28 का, पहला टारगेट है 52, उसके ऊपर सस्टेन करता है, देन टुवर्ड 60 और 65 के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। स्टॉक यहाँ पे अपनी 200 EMA को क्रॉस कर रहा है और यहाँ पे अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ है। मल्टीपल टाइम्स रिसेंट में हम देख सकते हैं कि 930 940 के रेंज को टेस्ट करते हुए इसी लेवल पे रिबाउंड ले रहा है। यहाँ पे पोजिशनल व्यू टुवर्ड्स 1000+ लेवल्स टेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। सो 980 कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, आपका ट्रेड हो गया टीटागढ़ की कॉल, 980 की स्ट्राइक। रचना जी के पास चलते हैं, फिर सुपरस्टार पिक करेंगे। रचना जी, आप क्या पिक कर रही हैं? जी, मेरी तरफ से कल्याण ज्वेलर्स के फ्यूचर्स लॉन्ग रहेंगे। इसमें पूरे दिन कंसोलिडेशन चला है। आज के दिन में ट्रेंड वैसे अच्छा है, लेकिन 3-4 घंटे के कंसोलिडेशन के बाद अब ये निकलने की कोशिश कर रहा है उस रेंज में से। 567 पे है फ्यूचर्स। अगर हम इसमें 553 के एसएल के साथ लॉन्ग करें तो हमारा इसमें टारगेट हो सकता है 572 फॉर द कल से अर्ली मॉर्निंग तक, और उसके ज्यादा अगर होल्ड कर दे तो 580। ठीक है, कल्याण ज्वेलर्स की फ्यूचर्स में खरीदारी की राय एफएनओ सुपरस्टार के लिए रचना जी की तरफ से। मानस जी, आप बताइए आपका चार्ट का चमत्कार क्या होगा? तो देखिए, चार्ट का चमत्कार के लिए ब्लू स्टार पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ब्लू स्टार ने कंफर्मेशन दिया हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का, अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिल रहे हैं, तो एक बाउंस बैक प्ले बनता है। करंट लेवल्स पे ब्लू स्टार में खरीदारी करेंगे। 1664 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 1775 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 1700 वाला 1700 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 61 रुपीज पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 44 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 95 के टारगेट रहेंगे इस ऑप्शन में। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, चलिए अब स्नेहा जी के पास चला जाए मिड कैप फंडा के लिए। स्नेहा जी, क्या पिक किया आपने? हाँ, मैंने एम्बर एंटरप्राइजेस पिक किया है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो 28% जो मैंडेटरी एसी सेटिंग एनफोर्समेंट है उसको उन्होंने बियॉन्ड 2050 डिले कर दिया है। तो ये एम्बर जैसी कंपनीज के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर हम देखें तो स्टॉक में काफ़ी अच्छा करेक्शन हुआ है, और बट जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, जो ओवरऑल एसी पेनिट्रेशन इंडिया में अभी भी काफ़ी लो है। सो इंडस्ट्री टेलविंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसमें एम्बर एंटरप्राइजेस काफ़ी फिट बैठता है। मोरओवर कंपनी अपने आप को काफी वेल डाइवर्सिफाई कर रही है अक्रॉस इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स, ईएमएस सेगमेंट्स। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट कर रही है कंपनी। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस मिड कैप कंपनी को हम नजर में रख सकते हैं। इसमें टारगेट प्राइस 7600 का है 1 ईयर पर्सपेक्टिव से। एम्बर एंटरप्राइजेस, तो हमने यहाँ पे 3 ट्रेड्स पिक किए, एक इन्वेस्टमेंट कॉल पिक की आपकी स्क्रीन पे। पहला ट्रेड आया सोनी पटनायक जी का ट्रेड, और यहाँ पे कॉल थी टीटागढ़ रेल सिस्टम की लगभग 52-60 के लक्ष्य के लिए। 40 का यहाँ पे अगर आप देखें प्राइस इस वक्त। और अगली कॉल रही आज का एफएनओ सुपरस्टार, ये पिक किया गया। कल्याण ज्वेलर्स, रचना जी ने 572 580 के लक्ष्य के लिए 553 पे स्टॉप लॉस, 570 पे ट्रेड करता है। ब्लू स्टार, आज कॉल थी मानस जी की, और ये आई थिंक इस पर बात करेंगे भी इनफैक्ट कुछ देर में। बेहतरीन चार्ट है। 1699 1775 का लक्ष्य यहाँ पे ट्रेड, 1664 का स्टॉप लॉस करता हुआ। और ये एम्बर एंटरप्राइजेस, स्नेहा पोद्दार जी की कॉल 7600 का लक्ष्य यहाँ पे। स्नेहा जी, एक और आप देखिए ब्लू स्टार अमंग द वन ऑफ द काउंटर जो कि वाइट गुड सेगमेंट में अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहे हैं। आपका व्यू ब्लू स्टार पे क्या है, कैसे अप्रोच कर रही हैं आप इस स्टॉक को? और मैं एक बार चार्ट लेके आइए, 1699 मतलब इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, नॉट एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई। इसने एक बेस बनाया, वहाँ से पुल बैक लिया 1699, 50 डे में पार होता हुआ।
ये वाइट गुड सेगमेंट में आपका व्यू इस वक्त ब्लू स्टार पे क्या होगा, और इन कंपैरिजन विद हेवल्स या फिर वोल्टास? हेवल्स वोल्टास के कंपैरिजन में ब्लू स्टार पे थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव व्यू बनता है, बिकॉज ब्लू स्टार का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो वो इंडस्ट्रियल साइड में भी काफ़ी कुछ केटर करती है। तो जैसे ही गवर्नमेंट की केपेक्स प्लान में काफ़ी तेजी हमने देखी अप्रैल में और जून मंथ में, इनफैक्ट Q1 में, एंड ये मोमेंटम जो कि आगे आने वाले दिनों में बना रहेगा, तो यहाँ से डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग उभर के आ रही है और इसके लिए ब्लू स्टार बेनिफिट करेगा। अच्छे करेक्शन के बाद एक अच्छे लेवल्स पे है ब्लू स्टार, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि इसे ग्रेजुअली पोर्टफोलियोज में ऐड किया जाए, बिकॉज जो गवर्नमेंट के केपेक्स से के साथ साथ प्राइवेट केपेक्स भी ग्रेजुअली मॉनसून के बाद पिकअप हो जाएगा, तो डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए ब्लू स्टार के लिए। ओके, डिमांड स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए ब्लू स्टार के लिए। 4% स्टॉक ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के बाद डिक्सन टेक के शेयर में आज गिरावट है। दरअसल कोर ईएमएस बिजनेस में बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए मॉर्गन स्टैनली ने डिक्सन को डाउनग्रेड किया है। मिताली से जानते हैं पूरी रिपोर्ट। मिताली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो मॉर्गन स्टैनली ने डाउनग्रेड किया है डिक्सन को, अंडरवेट का टारगेट दिया है और रिवाइज कर दिया उनका टारगेट प्राइस 11,563 रुपये पे। डाउनग्रेड का रीज़न मॉर्गन स्टैनली ने बताया कि जो ईएमएस बिजनेस है उसके मिलने वाले इंसेंटिव यहाँ पे ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं, तो कोर ईएमएस सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ने की संभावना है। साथ ही इस वजह से मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि FY 27 से 30 के बीच उनकी अर्निंग्स ग्रोथ में भी स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है वो एक सही डायरेक्शन है, लेकिन इसे एग्जीक्यूट करने के लिए जो कोर ईएमएस बिजनेस के मुकाबले देखा जाए तो ज़्यादा चैलेंजिंग साबित हो सकता है कंपनी के लिए। और कोर ईएमएस बिजनेस के अर्निंग्स ग्रोथ को लेकर मॉर्गन स्टैनली ने एस्टिमेट्स लगाया कि FY 25 से FY 27 के बीच में 46% और FY 27 से FY 30 के बीच में 18% तक का स्लो डाउन कंपनी की अर्निंग्स में आता हुआ नजर आ सकता है। कंपोनेंट सेगमेंट की सक्सेस टेक पार्टनरशिप, रेगुलेटरी अप्रूवल्स और कॉस्ट कंट्रोल पर डिपेंडेंट होगी। इसके साथ साथ डिस्प्ले फैब्रिकेशन एक डीप साइक्लिकल बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट और रिसर्च और डेवलपमेंट स्पेंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जिसके कारण भी उनको रिस्क ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओवरऑल उनका स्टैंस अंडरवेट का ही है, जिसके कारण आज स्टॉक में भी हमें करीबन 3 से 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। अंडरवेट का स्टैंस और स्टॉक प्रेशर में है आज, लेकिन 8,696 का पहला टारगेट था, उसको बढ़ाकर हालांकि 11,563 किया, लेकिन अंडरवेटिंग है फिलहाल। कह रहे कि कोर बिजनेस जो है डिक्सन का, ईएमएस का, वहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा तो फिलहाल दिक्कत में आ सकता है ये स्टॉक। लेकिन स्नेहा जी, ईएमएस सेक्टर की बात करो तो अच्छी तेज़ी इस पूरे सेक्टर में दिखाई है। क्या लग रहा है आपको डिक्सन टेक पर? आपकी राय क्या होगी? जो गिरावट है सही मौका है, खरीदने लायक है? कंपटीशन कह तो रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ ऊपरी लेवल पर है, ज़्यादा पेनिट्रेटेड नहीं है? आपका टेक क्या होगा इस पूरे स्पेस पे और डिक्सन टेक पर? देखिए, पूरे स्पेस पे तो व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। काफ़ी अपॉर्चुनिटी, ये सेगमेंट काफ़ी अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है एंड डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट दोनों ही क्षेत्र में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होके आ रही है। अगर डिक्सन की बात करें तो ये वॉलेट शेयर जो रिड्यूस हो रहा है मोटोरोला और Xiaomi की तरफ से, बट अगर आप ओवरऑल डिक्सन के क्लाइंटल को देखेंगे तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और दो यहाँ से वॉलेट शेयर रिड्यूस हो रहा है, बट साथ ही साथ कंपनी बिकॉज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो उनके पास दूसरे काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स भी हैं। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी ओपन होने से और न्यू क्लाइंट्स भी ऐड होंगे, तो नियर टर्म में डेफिनेटली एक ये प्रेशर क्रिएट करेगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो कंपनी के पास काफ़ी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों ही इंटीग्रेटेड होने से इनके पास एक पूरे वैल्यू चेन में प्रेजेंट होने से इनका स्कोप ऑफ वर्क काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। तो मेरी सलाह है कि इस लेवल्स का भरपूर फायदा उठा के इस कंपनी को ऐड करना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये इस समय डिक्सन पर एक व्यू। आगे बढ़ते हैं। भारत के साथ यूएस ट्रेड डील के लिए अगले 24 घंटे काफ़ी अहम हैं, इनफैक्ट शायद मेक और ब्रेक हैं। CNBC आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 9 जुलाई से पहले अमेरिका के साथ मिनी डील होने की पूरी संभावना है। पूरी खबर जानते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। तो बताइए क्या संभावना बन रही है?
देखिए, इसमें तीन बातें काफी महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यूएस के साथ ट्रेड डील होने की संभावना पूरी है। ये ट्रेड डील जो 9 जुलाई से पहले होगी उसको मिनी ट्रेड डील आप कह सकते हैं या फिर अंतरिम ट्रेड डील कह सकते हैं। यानी इसमें कुछ एक सेक्टर के कई सारे प्रोडक्ट को शामिल किया जाएगा, जिसमें भारत की तरफ से भी टैक्स दरें घटाने का ऐलान किया जा सकता है और यूएस की तरफ से भी टैक्स दरें घटाने का ऐलान किया जा सकता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक खास सेक्टर है एग्री सेक्टर, इस पर पेंच फंसा हुआ है। यूएस चाहता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट पर भारत अपने यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दे। भारत इसमें यह देख रहा है कि भारत के किसानों को कोई नुकसान ना हो। तो सूत्र बता रहे हैं कि भारत एग्रो सेक्टर को लेकर के अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहेगा और इस लिहाज से एग्री सेक्टर को लेकर एक खींचतान चल रही है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि डील होगी कब, तो जो मुझे सूत्र बता रहे हैं कि अगले 24 घंटे इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। यूएस के कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग देशों के साथ जो डील होनी है उसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। इस शुरुआती मसौदे को अगले 24 घंटे के भीतर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ चर्चा होनी है और फिर डोनाल्ड ट्रंप उसको एक अंतिम मंजूरी देंगे। फिर जाकर के इस हफ्ते भर के भीतर आप देखेंगे कि डील का ऐलान हो। डील का ऐलान जब होगा तो इसमें हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के देशों के साथ जिनके साथ डील करेंगे उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दें। उस कैटेगरी के हिसाब से किस पर क्या टैरिफ लगाएंगे ये यहाँ पे तय किया जा सके। लेकिन दो डेवलपमेंट काफी महत्वपूर्ण है। भारत की तरफ से जो चीफ नेगोशिएटर गए हुए थे यूएस ट्रेड डील के ऊपर बातचीत करने के लिए, उनको 30 तारीख को आना था लेकिन वहीं रुक गए हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि शायद इस डील को अंतिम रूप देने के लिए वहां रुके हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की यूएस के काउंटर पार्ट से भी मुलाकात होनी है। तो ये सारे डेवलपमेंट को देखकर लग रहा है कि डील तो होगी, छोटे स्वरूप में होगी और बहुत जल्द होगी। बस उसके फाइन प्रिंट्स को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस डील होगी, बट एक शब्द जुड़ गया है मिनी डील, यानी जिन चीज़ों पर सहमति नहीं बनी है उनको शायद कुछ देर के लिए टाला जा सके, लेकिन मोटा मोटी अगर आप देखें एक जो बेसिक टैरिफ्स है या फिर जिन चीज़ों को अभी नहीं अगर आप देखें सहमति बन रही है उनको छोड़ के बाकी अगर आप देखें जो पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट्स हैं उसको लेके आगे बढ़ा जाए। पर इट्स मोर और लेस हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूएस के लिए। याद रखिएगा, यूएस मार्केट जो ताबड़तोड़ ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहे हैं अनुज, एक बार एटलीस्ट एक सेंस मिल जाए कि यूएस ने किसके साथ क्या डील करी तो हमें एटलीस्ट ये तो मालूम चलेगा कि अब यूएस में क्या होने वाला है, उनकी इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी। मैं इस खबर को ज़्यादा जोड़ के आईटी से देख रहा हूँ बजाय कि हमारे लिए किसी नहीं आईटी और फार्मा हमारे तो दोनों हैं। देखिए वीरू, वो टाको जो है ना, टाको ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट जो बात की गई थी, वो मतलब धीरे धीरे करके हर देश पे ही एप्लीकेबल होने वाला है। देखिए एक चीज़ आप समझिए, आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज़ समझ में आ गई, वो उन्होंने पोस्चरिंग की, वो सब किए, टैरिफ लगाए, ये सब किया, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यूएस पर ही पड़ा उसका। और इवेंचुअली वो एक बिजनेसमैन है, उनको रियलाइज़ हो गया कि नहीं देखिए ठीक है, और ये वर्ल्ड ऑर्डर इतने सालों से चला आ रहा है, ऐसे थोड़ा ना सिर्फ किसी एक इंसान के सोचने से थोड़ा ना वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ ये है, नेगोशिएशन चल रही होंगी और ज़रूर इसमें मैं कुछ हद तक सहमत हूँ कि कई चीज़ें हैं जहाँ पर शायद यूएस के प्रोडक्ट्स पर जितना टैरिफ लगना नीचे उतना लगता है, वो उनको बात खल रही होगी, वो आई एम श्योर बाकी सारे देश मिलकर डिसाइड करेंगे। लेकिन डील तो होनी है। देखिए डील ऐसा तो है नहीं कि किसी एक के, ये कोई किसी पे एहसान तो करता नहीं है, दोनों देशों के लिए फ़ायदे की बात होगी तभी डील होगी ऑब्वियसली। जी हाँ, चलिए तो यहाँ पे एक मिनी डील के साथ दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। खैर चलिए अब एक काम करते हैं, इट्स 2:55, कुछ देर में हम बिग मार्केट वॉइसेस की तरफ बढ़ेंगे। एक दो स्टॉक्स आपके स्क्रीन पे और देता हूँ और जो एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं बावजूद इसके कि इंडेक्स एक रेंज में है। ज़रा प्लीज़ एक बार लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे MCX आज एक बार फिर से एक थर्ड जनरेट किया और 9120 के साथ येट अगेन एक बार फिर से एक नया हाई, मतलब जून की सीरीज़ के लास्ट 10 दिन में इसने 1000 रुपये का सफ़र तय किया था। अच्छा, इस पर एक फंडामेंटल टेक लेते हैं। आप इस पर क्या भी रखती हैं स्नेहा जी? आई मीन एक्सचेंजेस की कैटेगरी में जितना बड़ा मूव MCX पे आया है, हाल में सिल्वर में ऑप्शन एक्टिविटी काफ़ी बड़ी थी, फ्यूचर्स एक्टिविटी काफ़ी बड़ी थी, क्रूड में, देन गोल्ड में पूरा का पूरा साल का ऐसे ही गुजर गया। अभी MCX इट्स फ्लाइंग अबव आई थिंक फेयर वैल्यूएशंस, या फिर अभी कोई स्कोप है इसको चेज करने का इस प्राइस पे?
M6 थोड़े अपने फेयर वैल्यूएशन पे पहुंच गया है बिकॉज इसमें हमारा टारगेट प्राइस इनफैक्ट 6000 का ही था। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल काफ़ी है स्टॉक में, न्यू प्रोडक्ट्स कंपनी ऐड कर रही है एंड जैसे जैसे उन्हें अप्रूवल मिलते जाएंगे तो उनकी जो ओवरऑल ग्रोथ पोटेंशियल है वो बढ़ती जाएगी। बट नियर टर्म अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव है, तो उस लिहाज से थोड़ा सा हमें लोअर लेवल्स का वेट करना चाहिए इसमें निवेश करने के लिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद मेहरबून ईरानी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे मार्केट पर चर्चा करेंगे। चलिए अब हमारे साथ मेहरबून ईरानी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं इस मार्केट के टेक्सचर को लेकर। मेहरबून जी गुड आफ्टरनून। तो मार्केट जिसे कहते हैं क्लाइंबिंग वॉल ऑफ वरीज, क्या लग रहा है इस समय मार्केट को देखकर? एक करेक्शन की ज़रूरत है या ये मार्केट बिना रुके ऐसे ही चलता रहेगा? आई थिंक अनुज जी आपने जो एक फ्रेज यूज कर दिया माउंटेन ऑफ वरी, आई थिंक क्लाइंबिंग, बहुत उचित वाक्य आपने यूज किया। क्योंकि अगर आप देखें तो 1.5-2 महीने पहले हम लोग पाकिस्तान से झगड़ा कर रहे थे, मार्केट में घबराहट थी। 15-20 दिन पहले ईरान फुल फोर्स में था, इजराइल फुल फोर्स में था, कोल्ड वॉर की बातचीत चल रही थी। इसके बाद मार्केट जल्दी से रिकवर करता है, इसका मतलब कहीं पर मार्केट को ऊपर जाना है। लेट मी फास्ट से इट अबाउट द मैक्रो फैक्टर्स। आई थिंक इतना अच्छा सिचुएशन इंडिया को आज तक बरसों से मैंने नहीं देखा। आप ऑयल देखिए नीचे, इन्फ्लेशन देखिए नीचे, इंटरेस्ट रेट कट देखिए, जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा आरबीआई ने दिया। आरबीआई ने लिक्विडिटी जो पंप किया, भयंकर पंप किया 2 साल के टाइटनिंग के बाद। उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट देखिए, फिस्कल डेफिसिट देखिए, सब कंट्रोल में है। बारिश के संकेत अच्छे हैं, फूड प्रोड्यूस अच्छा होगा। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है एज फार एज मैक्रोज गोज। आरबीआई ने भयंकर डिविडेंड दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट इज कीपिंग इट एक्सपेंसेस अंडर चेक एंड येट स्पेंडिंग मनी ऑन इट्स प्रोजेक्ट्स। सो डॉलर इंडेक्स ग्लोबली आप देखिए एट इट्स लोएस्ट लेवल है। और जो संकेत थे, मैं खुद कह रहा था कहीं 1 महीने पहले कि यूएस में लास्ट क्वार्टर में एक शायद रिसेशन आएगी, अब मेजर स्लोडाउन आएगी। एटलीस्ट मैंने तो मेरा व्यू थोड़ा अभी के लिए चेंज किया है। मुझे नहीं लगता है एक मेजर स्लोडाउन या रिसेशन यूएस में आने वाली है। In fact, US Fed could actually cut rates as early as next month, and we may see one more rate cut by December. That is all which I have to offer. Negative क्या है? Negative ये है कि most factors, if you ask me, market is aware of. अगर आप देखें किसी को भी पूछिए, इंडिया इज अ गुड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, ये कहना ठीक है, लेकिन सब लोग जानते हैं। तो प्रॉब्लम इफ एनी इज द रिजल्ट सीजन जो आया था वो ठीक था, खराब नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं था। आज अगर 20,000 निफ्टी पे हम लोग होते तो मैं कहता सब कुछ बेच के जाके मार्केट में खरीदो, लेकिन 25,000 के आसपास कहना कि इंडिया सस्ता है ठीक नहीं रहेगा। और यही कारण है कि एफआईआईज जो इससे मार्केट में रोज का खरीदना चाहिए वो नहीं कर रही है, क्योंकि एफआईआईज भी जानती है कि इवन इफ इंडिया इज अ गुड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, डॉलर इंडेक्स नीचे आया है, वो जाके पैसा दूसरे मार्केट में डाल रही है, जैसे कि ब्राजील है या पोलैंड है या even possibly some other European markets. So they are putting money over there also, along with some money in India. So problem India में है कि valuations are not cheap. If you ask me, Anuj ji, my personal views, और मैं I'm sticking my neck out and saying that कि 75% of stocks in the Indian markets are expensive. और यहाँ से मार्केट अगर भले बढ़े, ये स्टॉक्स भी बढ़े, शायद आपको 1, 2, 3 क्वार्टर के बाद 75% of listed companies, you will find those stocks at the same level or even lower. That is the problem with the market. Market में I think people have to understand this is not a market जहाँ पे आप blue chips खरीद के बैठो, अच्छा है मैं पैसे बनाऊंगा. It is not that easy. You have to buy the right stocks. मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ, 2-3 हफ्ते से कहते आ रहा हूँ कि blue chips और right stocks में फर्क है. जैसे मुथूट था, मनप्पुरम था, HPCL था, BPCL था, IOC था, तेल का भाव घटा था, सोने का बढ़ा था. You should go and buy those stocks. It is not that they are much better companies than a Hindustan Lever or a Nestle. It is not that. The point is you have to be in the right stocks. So blue chips का time नहीं है. This is the market where you need to be stock specific. And I think the main money will be made in the broader market rather than in the frontline stocks.
मेहरबान जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और अब मुझे बाकी के उस 25% के खेमे का प्रश्न पूछना पड़ेगा। 75% लुक्स एक्सपेंसिव टू यू, है ना? लेट्स सी, मेरा प्रश्न जो है आ रहा है वो उस बाकी के 25% में है कि नहीं। बट PSU बैंक्स ने, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ने कल आज ऑलमोस्ट पिछले 6 महीने का हाई क्रिएट किया। PSU बैंक्स में एक मूव आया है एक ऐसे समय में जब 1-2 महीने से एक अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी। वित्त मंत्रालय ने कहा, वित्त मंत्री ने कहा कि आप भाई डिसबर्समेंट्स बढ़ाइए, अपनी क्रेडिट ऑफटेक बढ़ाइए, और एक और चीज़, अपने निवेश को मोनेटाइज कीजिए। आप PSU बैंक्स को आप कैसे देख रहे हैं, स्पेशली दैट डिफरेंशियल जो कि पिछले 3 महीने के प्राइस परफॉर्मेंस के बाद आ गया है? HDFC बैंक एट ऑल टाइम हाई, बट SBI स्टिल 820। इस डिफरेंशियल पर आपका व्यू क्या है? आई थिंक पिछली बार भी हम लोगों ने बात किया था वीरेंद्र जी। आई थिंक मैंने कहा था कि शेड्यूल्ड, नॉट द शेड्यूल, द स्मॉलर कमर्शियल बैंक्स, जैसे एक बैंक का नाम भी दिए थे मैंने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, डिस्क्लोजर भी दिया था कि पर्सनली होल्ड करता हूँ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, करूर वैश्य बैंक, सिटी यूनियन बैंक लुक्स गुड एंड दे आर गिविंग फैंटास्टिक रिटर्न्स। कर्नाटका बैंक में आज की तारीख में एक एक्सीडेंट हुआ है, CEO हैज स्टेप डाउन, सो दैट कुड बी एन एक्सीडेंट, बट अदरवाइज दिस स्टॉक्स वर लुकिंग गुड। रही बात ऑन द होल, आई थिंक द बैंकिंग सेक्टर की अगर आप मुझे पूछे तो इंक्लूडिंग PSU बैंक्स ऑफ कोर्स, आई थिंक द अपसाइड इज स्टिल लेफ्ट। ये नेगेटिव है कि क्रेडिट ऑफटेक इज नॉट पिकिंग अप, कॉर्पोरेट्स आर नॉट बोरोइंग बियॉन्ड द पॉइंट, तो द क्रेडिट ऑफटेक जो होनी चाहिए नहीं अभी के लिए, रेट कट्स हैव हैपेंड, द बैंक्स विल हैव टू वॉक ऑन अ वेरी थिन रोप, बट अल्टीमेटली आई फील दैट एन इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग, आई थिंक बैंक्स विल डू वेल। तो अगर आप मुझे पूछे तो इस बैंकिंग सेक्टर वन ऑफ द सेक्टर अलॉन्ग विद NBFCs a sector which I am looking at positively, मेरा आंसर yes रहेगा। ओके मेहरबान जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। 25% स्टॉक्स आपको एक्सपेंसिव लगते हैं, वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, और माफ़ कीजिएगा 75% और 25% जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट नज़र आ रहा है वहाँ पे बैंकिंग और NBFCs आपको एक सेक्टर लगता है। इसके अलावा कोई ऐसा सेक्टर जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर बेट लग सकती है, हेडरूम स्पेस दिख रहा है आपको? मैं कहूँगा कि एक सेक्टर जहाँ पे मैं खुद अंडर ओन्ड हूँ, मुझे खुद हिम्मत नहीं हो रही है, पिछले कई 2-3 महीने से मैं कहते आ रहा हूँ आपके चैनल पर, आपको ही कहते आ रहा हूँ, अनुज जी को कहते आ रहा हूँ, वीरेंद्र को कहते आ रहा हूँ कि IT एक सेक्टर है जहाँ पे नतीजे इतने अच्छे नहीं थे, मैनेजमेंट कमेंट्री इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज के तारीख में अगर आप मुझे पूछे तो मैं कहूँगा एक टॉस ऑफ द कॉइन है, और थोड़ा सा डाउन साइड का रिस्क लेने को तैयार है, तो IT कैन बी गिव अ पॉजिटिव सरप्राइज नाउ। मूल कारण ये है कि एटलीस्ट मैंने मेरा व्यू चेंज कर दिया US के बारे में। मुझे नहीं लगता US रिसेशन में आएगी, इंटरेस्ट रेट कट भी आएगा, तो इफ US इज नॉट गोइंग टू हैव अ मेजर स्लो डाउन, जो मेरा पर्सनल मानना है, एंड आई कैन गो रॉन्ग, तो इफ दैट हैपन्स आई थिंक IT कैन बी अ पॉजिटिव सरप्राइज। दूसरी बात है कि ये मार्केट जहाँ पे 75% जो मैं कह रहा हूँ, उसका मूल कारण ये है कि मैं नहीं कह रहा हूँ स्टॉक्स नहीं बढ़ेंगे, मैं कहूँगा कि स्टॉक्स फिर से आपको वही लेवल के आसपास 2-3 क्वार्टर के बाद मिलेंगे। अभी ये मार्केट में जहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ महंगा हो गया है, यू हैव टू लर्न टू बी अ लिटिल बिट पेशेंट एंड बाय स्टॉक्स जिसका साइकिल अभी टर्न होना तैयारी है, और उसमें मुझे लगता है स्पेशलिटी केमिकल्स और टेक्सटाइल्स एक ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे 2 साल से कोई पूछ नहीं रहा था उसको, 3 साल से पूछ नहीं रहा था। कोविड के बाद स्पेशलिटी केमिकल्स के स्टॉक के जो भाव हो गए थे, आज भी वो भाव अभी तक आए नहीं हैं। 3-4 साल के बाद कहीं पर एक टर्न अराउंड दिखता है, तो आई थिंक वन शुड पॉसिबली लुक एट सिलेक्ट स्टॉक्स इन द स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट एंड टेक्सटाइल सेगमेंट, जिसको मैं महंगा नहीं कहूँगा वैल्यूएशन वाइज, मैं राह देखूंगा, और जब भी टर्न अराउंड आएगा, कंफर्म आएगा, 1-2 अच्छे अर्निंग्स आएंगे, और मेरा पर्सनल मानना है दिस स्टॉक्स विल आउट परफॉर्म द ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट ऑल्सो। बिल्कुल। स्पेशलिटी केमिकल्स में क्या व्यू रहेगा अब आपका मेहरबान जी? यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग शुरू हुई है कुछ स्टॉक्स में। मैंने वही कहा था कि आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल्स, ऑनेस्टली एज ऑफ नाउ देयर इज नॉट टू मच ऑफ एविडेंस, बट अगर आप देखिए पिछले 3-4 साल में, आई थिंक अनुज, यू एंड आई हैव नॉट डिस्कस्ड स्पेशलिटी केमिकल्स फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड नाउ पीपल आर लुकिंग एट इट। तो अंडर ओन सेक्टर्स हो गया था, टेक्सटाइल भी अंडर ओन सेक्टर है, और अगर हमको टर्न अराउंड दिखता है, आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। आई वुड से दैट वन शुड स्टिक द नेक आउट पॉसिबली आफ्टर द टैरिफ डेडलाइन इज ओवर, जो एक मेजर हर्डल अभी भी मार्केट के सामने है, और एक बार वो निकल जाता है,
I think these two sectors possibly could attract more attention of the market. ओके एक और चीज़ जो जहाँ पर पिछले कुछ महीनों में मूव्स अच्छे आए हैं, ये जितने भी केबल वायर स्टॉक्स हैं, पॉलीकैब, केईआई, इनमें सब में शानदार कमबैक रहा है वो एक बड़ी गिरावट के बाद। मेहरबान जी, यहाँ पर आप बाइंग कर रहे हैं क्या? Yes, we are bought into a couple of stocks of this type. I think Cable Bay, I think if you look at the management commentary of Himachal Futuristic, I would say it was fantastic. Number one, there is a company called Precision Wires जो मुझे वैल्यूएशन में अट्रैक्टिव दिखता है। क्लियर डिस्क्लोजर देता हूँ, दोनों स्टॉक्स में पर्सनली ओन करता हूँ। बट ये सेक्टर फिर से एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एक्टिविटी आज की तारीख में है, एंड व्हेन एवरीबडी स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट इट, कंसेंसस बाय हो जाता है। तो समवेयर अलोंग द लाइन व्हेन एवरीबडी ओन्स द स्टॉक, somewhere it peaks out. So मैं नहीं कहूँगा कि they are great buys right now for the next 6, 9, 12 months because it may get a little bit overcrowded in terms of valuations. But a transformer sector है, which is a little in a way related to it, I would say over there still a lot of action is yet to come. एक्शन बाकी है स्पेस में। लेकिन ईरानी जी, आज डिक्सन देखिए आप, टूटा ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा, रिपोर्ट आई थी और काफ़ी अंडरवेट रिपोर्ट थी और कह रहे हैं कि ईएमएस स्पेस में काफ़ी कंपटीशन बढ़ता जाएगा। आपकी राय में जानना चाहूँगी, क्या ईएमएस स्पेस आपको कैसा लग रहा है? क्या कंपटीशन का हीट झेलेगी अभी ये यहाँ के काउंटर्स, या फिर अभी भी इट्स ग्रीन फ्लैग? आपका क्या मानना है? डिक्सन के बारे में आई थिंक स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि स्टॉक मेरे लिए नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि आई हैव ऑलवेज फेल्ट द स्टॉक वाज एक्सपेंसिव बट आई ऑलवेज लाइक द कंपनी। आज की तारीख में भी अगर आप मुझे पूछे तो पिछले 8 दिन में देयर वर 2 बैड रिपोर्ट्स और 2 नेगेटिव रिपोर्ट्स एंड 1 पॉजिटिव रिपोर्ट। और ये लेवल पर मैं कहूँगा कि वेल द कंपनी में डू वेल, डिमांड विल बी गुड, बट कहीं पर ये वैल्यूएशन एटलीस्ट मुझे नहीं जचता। तो एक कंपनी है कि आई वुड पर्सनली प्रेफर टू इग्नोर इट डिस्पाइट लाइकिंग द कंपनी, बिकॉज टेक्नोलॉजी वाइज द वे दे आर concentrating on their work, they are well focused, everything is good, only question is the valuation. So I think ये एक स्टॉक है जहाँ पे एक पुलबैक अगर अच्छा आता है तो one can possibly look at it favorably। ये लेवल पर एटलीस्ट मुझे हिम्मत नहीं है। मेहरबान जी, आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे, और कोई हेल्थ केयर या फार्मा कंपनी खरीदी हो आपने? हॉस्पिटल स्टॉक्स में कुछ लिया हो? आई थिंक हॉस्पिटल स्टॉक्स में अपोलो हॉस्पिटल्स इज अ गुड बैट। आज उसने डीमर्जर भी अनाउंस किया था, एंड डीमर्जर के बाद कंपाउंडेड ग्रोथ रेट जो बात करें, CAGR जो बात करें 17 से 20-22%, जो मुझे लग रहा है द कंपनी का डिलीवर ओवर द नेक्स्ट 3 years, आई थिंक दैट्स एटलीस्ट अ 10 to 15% अपसाइड कमिंग। भले डीमर्जर को अगला 1.5-2 साल लगे in India may consider the regulatory clearance and all, it will be needed, but Apollo Hospitals is one stock which I would prefer. The other stocks, most of them honestly फिर से धंधा रहेगा, valuations not cheap. मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी काउंटर्स पे और इंडस्ट्रीज पर मेरा रखिए आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। निफ्टी 25,541, अनुज गजब दिन रहा। निफ्टी बैंक चलिए थोड़ा बहुत दे भी दिया कुछ, लेकिन निफ्टी एक वही 80-70 पॉइंट के दायरे में। क्या करें, बुधवार के लिए क्या लेके जाएं या फिर कल फिर कुआं खोदे फिर पानी पिए, क्या कहते हैं? वीरू, वो एक बहुत शानदार पिक्चर आई थी, नो एंट्री, आई एम श्योर आपने देखी होगी, सबने देखी थी। तो उसमें अनिल कपूर एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उनको बोलते हैं, देखिए मैं आपको एक दवाई लिख के दे रहा हूँ, लेंगे तो अच्छा है, नहीं लेंगे तो और अच्छा है। तो ये मार्केट इस समय बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई ट्रेड लेंगे तो ठीक है, नहीं लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो ठीक है, मतलब इस समय मार्केट में मुझे लगता है कि एक बड़ी ट्रेड हम प्ले आउट कर चुके हैं पूरी की पूरी। अब ये इंडेक्स जो है ना वो नो ट्रेड जोन में आ गया है। आज वैसे भी टिपिकल एक जैसे ऑप्शन राइटर्स की एक्सपायरी रही, पूरे दिन निफ्टी ने लिटरली जिसे कहते हैं ना खून चूसा आपका, और कुल मिलाकर देखिए वही ढाक के 3 पात, कुछ क्लोजिंग में कुछ भी नहीं। तो इंडेक्स नो ट्रेड जोन में है। अभी बड़ी ट्रेड के लिए फ्रेश एंट्री का वेट करिए, अभी थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेश एंट्री में। टाइम इन द सेंस कि 2-3 दिन का कंसोलिडेशन, थोड़ा मूविंग एवरेजेस ऊपर आ जाएंगी। हम देखिए 5 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी काफ़ी ऊपर है। ऐसे 2-3 दिन बीतेंगे या एक आध दिन करेक्शन आ जाएगी, जैसे कल करेक्शन आ गई, आज थोड़ा कंसोलिडेशन हो गया, वो मूविंग एवरेज अपने आप गैप कम कर देगी। तो उसके बाद तब तक आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। निफ्टी का बड़ा ट्रेंड लेकिन पॉजिटिव है वीरू, बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है, वो 25,000 के ऊपर पॉजिटिव ही रहेगा। तो एक अप्रोच ये हो सकती है कि हर डिप में आप बाइंग करें, लेकिन थोड़ा सा नियर टर्म में एग्जॉशन है। अगर आप 2 दिन का मूव देखेंगे ना, एक एग्जॉशन का आपको साइन दे रहा है।
तो ठीक है, कुछ दिन स्टॉक स्पेसिफिक रही है। स्टॉक्स में अभी भी मोमेंटम शानदार है। आप इंडिविजुअल स्टॉक्स देखिए, वहाँ अभी भी ठीक ठाक आपको ट्रेड्स मिल रही हैं। भले ही इंडेक्स ना कह रहा हो आपको ये बात, इंडेक्स पे निफ्टी पे बड़ी ट्रेड के लिए थोड़ा वेट करिए। या तो आप 25,450 तोड़ दें और फिर 20 डेमा की तरफ जाएं, या फिर आप कल का हाई निकाल दें तो फिर एक ट्रेड बनेगी। तब तक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक रेंज बाउंड ट्रेड ही रहने वाली है शायद। जी चलिए, तो ये थी इंडेक्स पे अप्रोच और वाकई एक रेंज बाउंड। और जरा डायरेक्टर साहब प्लीज़ एक बार वो जो 12 बजे के ऑप्शन राइटर्स थे ना, जरा वो अगर वो विंडो आपके पास हो तो जरूर दिखाइएगा। 1.5 करोड़ कॉल खड़ी थी 24,600 पे और लगभग इतनी ही पुट खड़ी थी 24,500 पे। तो हमारे लिए कल की एक रेंज बहुत ही वेल डिफाइंड रेंज है, जिसके लिए हम कल शायद प्रिपेयर रहें, या फिर उससे बाहर कोई उलटफेर हो जाए तो उसके लिए तैयार भी रहिएगा। बट एक बार देखते हैं। यस, 25,500 का नहीं, ये कॉल है। नहीं, ये 25,600 पे 1.5 करोड़ और 25,500 की पुट में 1.25 करोड़। तो यही दो कॉल कंसंट्रेशन और पुट कंसंट्रेशन है। खैर, अभी काम करते हैं BTST ट्रेड्स को पिक करते हैं। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप कल बुधवार की सुबह के लिए? तो देखिए, जो मैंने पहले रिकमेंड किया था वही उसी के साथ जाएंगे। CSC के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो CSC के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे एज ए BTST। स्टॉप लॉस लगाना है 174.90 का, 175 रुपए के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और 182 रुपए 182 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, चलिए, तो ये CSC ये हो गई मानस जी की तरफ से पिक। रचना जी, आपका क्या करेंगे कल के लिए? जी, मेरी तरफ से SBI लाइफ के फ्यूचर्स लॉन्ग साइड पे रहेंगे। 3 दिन के प्राइस में से ये ब्रेकआउट अभी जस्ट हो रहा है, तो 1855 पे SL लगाएंगे और अपसाइड पे मेरा टारगेट होना चाहिए 1880 एंड इवन 1900। ओके, SBI लाइफ यहाँ पे खरीदारी की राय रचना जी की तरफ से। बताइए गाबा सर, आपकी पिक क्या होगी? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू यू। स्टॉक मेरे ख्याल से पसंद है, वही जो मैंने शायद कल या परसों बताया था, वो है डिवीज लैब। इसका सेटअप मुझे पसंद है, उस दिन भी पसंद था, आज भी पसंद है। ट्रेड कर रहा है 6850 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 6,810, ज्यादा नहीं, 40 रुपीज का। नियर टर्म टारगेट 6,900 के, उसके बाद 7,000 भी आप देखेंगे। वक्त लगेगा, लेकिन जस्ट डिवीज लैब आप। जी हाँ, दिवीज कल भी ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ था। आज सुबह सुबह इनिशियली प्रॉफिट टेकिंग थी, बट स्टिल आज फिर एक बार नया कीर्तिमान और ऑल टाइम हाई पे क्लोज होता हुआ विद वाइल्ड ओवर शैडो। यानी प्राइस जब नीचे आया तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। सोनी जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, यहाँ पे BTST रेकमेंड करना चाहती हूँ। टाटा कम्युनिकेशंस पे एक अच्छा क्लोज दे रहा है यहाँ पे, और 1710 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है डेरिवेटिव्स पे। टाटा कॉम की फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं 1710 स्टॉप लॉस के साथ, 1750 1760 टारगेट्स के लिए। टाटा कॉम ये हो गई सोनी जी की पिक। प्रशांत जी, आपका पिक कल के लिए? अनुज जी, मुझे एक बहुत अच्छा पैटर्न नजर आ रहा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। अगर हम देखें 20 डेमा पे डिप ली थी, वहां से टेक ऑफ कर रहा है। नॉर्मली यहाँ से बेस फॉर्म होता है, तो यहाँ में और वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग है। यहाँ में बाय रेकमेंड करूंगा 2475 76 करंट लेवल पे। स्टॉप लॉस होगा 2450 के नीचे 2445, 2445 स्पॉट लेवल। टारगेट में देख रहा हूँ 2525, 2525। ओके, मीनवाइल एक बार AU बैंक लेकर आइए जरा। क्या मूव रहा है इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में, और ये मेरे ख्याल से लाइफ टाइम हाई होगा AU बैंक का। ये स्टॉक में एक बहुत डीप ब्रूटल करेक्शन आई थी, लेकिन ये अब इसका फ्रेश ऑल टाइम हाई 838 पर AU बैंक। मानस, कैसा लग रहा है ये स्टॉक चार्ट वाइज? बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम में रहा है पिछले 3 महीने में लगातार। तो देखिए, चार्ट पे तो काफी बेहतरीन है। मेरे ख्याल से जनवरी 24 के हाई को स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रीच कर दिया है, तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी ब्रेकआउट है। मेरे ख्याल से तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, जो कि करीब 784 है। उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। जिस तरह का ब्रेकआउट है, आई थिंक 910 से 930 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। ओके, AU बैंक ये पर एक व्यू हो गया। चलिए, अब वीरू के पास चलते हैं। एक बार जरा आज की मार्केट ब्रेथ समझते हैं। वीरू, बताइए कैसी रही आज की मार्केट ब्रेथ? ब्रेथ में फिर भी आप देखें, मतलब उतना डैमेज नहीं था नोच आपकी स्क्रीन पे। इवनली पॉइस सकते हैं, बिल्कुल इवनली पॉइस। और 89 अगर आप देखें तो यहाँ पर लॉन्ग्स थे और 19 में शॉर्ट कवर, और ठीक इतना ही लगभग शॉर्ट था, और लॉन्ग अनवाइंडिंग आज करीब 11 पे रही।
एक एक करके स्लाइड्स देखते हैं, लॉन्ग्स कहाँ पे थे और एक बार फिर से डोमिनेट किया लॉन्ग्स को मल्टीपल सेक्टर्स ने। इसमें देखिए IDFC फर्स्ट बैंक, एम्बर में अच्छी स्ट्रेंथ थी, ब्लू स्टार, देन अपोलो हॉस्पिटल्स एंड लॉरस लैब। हर सेक्टर का एक एक स्टॉक आगे पार्टिसिपेट करता है, क्या फार्मा, क्या वाइट गुड, क्या बैंक्स, और अच्छा मूव था यहाँ पे क्या हॉस्पिटल स्टॉक्स। सेकंड स्लाइड में RBL बैंक शॉर्ट कवर था और क्योंकि कैनरा बैंक में अच्छी स्ट्रेंथ थी, बिरला सॉफ्ट, UPL ने एक स्ट्रॉन्ग स्विंग जनरेट किया और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में शॉर्ट कवर था। और जहाँ तक शॉर्टिंग का सवाल था उसमें PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, NMDC, इन्फोएच, फोर्टिस हेल्थ केयर में बहुत दिनों बाद एक शॉर्टिंग मिली। जब से ये डेरिवेटिव्स में आया था उसके मेरे ख्याल से पहली बार इतना सीरियस प्राइस डैमेज। बाकी यूनो इंडिया लॉन्ग अनवाइंडिंग, अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदानी ग्रीन और एस्ट्रल, इन सभी काउंटर्स पे। एस्ट्रल भी काफ़ी समय से अपने जो हायर मूव्स थे, स्विंग्स थे, उनको सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बट फिर भी अगर आप देखिए आज जिन स्टॉक्स ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया उसमें पहला रहा अपोलो। उसके बाद अगर आप देखिए जिन स्टॉक्स ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया वो था BL 430 480 पर, और मेरे ख्याल से एक अगर मैं लेके आऊँ और फेडरल बैंक, इसने भी ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। और एम्बर को देखें तो नहीं, नॉट एग्जैक्टली डे हाई, ऑल टाइम हाई, बट हाँ इस दौर का नया हाई। अनुज बिल्कुल, तो ये कुल मिलाकर आज के कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जहाँ पर अच्छे मूव आपको देखने को मिले। अब मार्केट का पंचनामा का टीज़र श्रेया बताइए आज कैसा बना है? टीटागढ़ रेल सिस्टम पे आज सवाल है और ये स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। पिछले एक महीने में बात करूँ तो 6.5% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली और इस साल में अब तक हालांकि पिछले एक महीने में अच्छा रिटर्न आया है टीटागढ़ से। अभी क्या करना चाहिए इनके पास? 964 पे ये ट्रेड कर रहा है। बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है श्रेया, और सच बताऊँ ना मैं, मुझे ऐसे स्टॉक्स पसंद नहीं है। ये ट्रेडिंग में कभी कभी सही मोमेंटम दे देते हैं आपको, जैसे कि आज मिल गया आपको, हाँ। लेकिन अदरवाइज़ इन स्टॉक्स ने बहुत तंग किया है, तो अवॉइड ही होते हैं और मेरे ख्याल से रैलीज में एग्जिट बेसिकली। ओके, रैलीज में एग्जिट करने की सलाह है फिलहाल टीटागढ़ से। एक और स्टॉक RBL बैंक हालांकि बैन में है और हम चर्चा भी कर रहे थे, कल भी अच्छी तेज़ी इसमें देखने को मिल रही थी, आज भी कारोबार होता हुआ अच्छा नजर आया। इसमें डे हाई पर ही क्लोज हो रहा है आज के सत्र में भी। यहाँ पर क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए यहाँ कुछ तो पॉजिटिव हुआ है, 3 महीने में ये स्टॉक 50% भाग गया। आई थिंक बहुत HNI लोगों ने यहाँ पर, जो बड़े स्मार्ट HNI इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने काफ़ी बड़ी बाइंग की है यहाँ पर। बहुत लोगों को लगता है कि ये स्टॉक अब उस सिचुएशन में है जहाँ खोने को कुछ नहीं है और पाने को बहुत कुछ है, जैसा कि इंडसइंड बैंक में हुआ था 600 रुपये के करीब। तो क्लियरली ये अगेन एक ऐसा स्टॉक जिसने बहुत वेल्थ डिस्ट्रॉय की थी। जब इसका IPO आया था तो वन ऑफ द मोस्ट टाउटेड IPO था, 750 तक ये स्टॉक गया था, मुझे अच्छे से याद है। तब हम एम्पायर वाले ऑफिस में बैठते थे और उसके बाद ये स्टॉक में बड़ी ब्रूटल करेक्शन आई थी। 750 वाला स्टॉक गिरकर आई थिंक 120 तक आया था मोर और लेस। तो वहाँ से अच्छी रिकवरी है इसमें। कोर पोर्टफोलियो बेट तो नहीं है ये, लेकिन एक इस समय कुछ इसका टाइम चल रहा है, जैसे कहते हैं ना, जिनका टाइम चल रहा है उनको बैक करिए कुछ समय के लिए। अभी हर स्टॉक का टाइम आता है। हाँ, हर स्टॉक का टाइम आता है, तो अभी इसका टाइम आया हुआ है फिलहाल। चलिए 3:30 पर बाकी स्टॉक्स लेकर आएंगे हम आपके लिए मार्केट का पंचनामा में, और कुछ और सवालों के जवाब देंगे आपके। मार्केट की क्लोज ख़राब नहीं है वैसे। अगर आप बैंक निफ्टी देखें खास तौर से, एक बार बैंक निफ्टी का कैंडल चार्ट दिखाएंगे मुझे ज़रा, पिछले डेली कैंडल बैंक निफ्टी की। एक चीज़ मैं बस कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आज की क्लोज़ है, क्या ये ऑल टाइम क्लोजिंग हाई है या नहीं है, एक बार ये देखने की कोशिश करते हैं। ये हाँ जी हाँ, ये ऑल टाइम क्लोजिंग हाई होगा, क्योंकि जो परसों की क्लोज थी वो उसके बाद कल एक रेड बार, ये एक्चुअली दिक्कत है इसमें, ये वो आज का डेटा अपडेटेड नहीं हो रहा है। ये हाँ, ये ठीक है। अब देखिए जो आज की कैंडल बन रही है, ये अब क्लोजिंग बेसिस पर ये बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई होगा। इंटरडे में 57,613 था। कहने का मतलब ये है कि कल हमने जितना लूज़ किया था बैंक निफ्टी में, आज हमने उससे ज़्यादा गेन किया है। तो ये अपने आप में एक आपको सिग्निफिकेंस दे रहा है। अगर आपको कोई ट्रेड कैरी करनी ही है लॉन्ग साइड पर, तो बैंक निफ्टी को प्रेफर करिए कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि इसकी क्लोज अच्छी है। कल भी बैंक निफ्टी कम गिरा था बनिस्बत निफ्टी, और आज भी देखिए आप बैंक निफ्टी में शुरुआत भले ही वीक हुई, लेकिन लोअर लेवल से अच्छी बाइंग यहाँ पर बैंक निफ्टी में आई। बैंक निफ्टी में रचना जी सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कौन सा है इस समय, या कोई बैंकिंग स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो? जी, बैंक निफ्टी में सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट तो मेरे हिसाब से HDFC बैंक ही है।
एंड आने वाले किसी भी दिन में वी कुड बी प्रोबेबली सीइंग दिस पर्टिकुलर काउंटर की एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन देके पूरे इंडेक्स को ऊपर लेके जाए, क्योंकि इसकी चार्ट सेटअप हर एक टाइम फ्रेम पे उस हिसाब से बैठी हुई है एंड है ये लीडर और अपना लीडरशिप आने वाले किसी भी दिन में स्ट्रांगली दिखाने की प्रोबेबिलिटीज रखता है। ओके, एचडीएफसी बैंक फिलहाल बैंक निफ्टी में सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट अभी नज़र आ रहा है, अपने अपने हाइज पे ये कारोबार करता हुआ नजर आएगा 0.5% की तेज़ी के साथ। जहाँ पे प्राइवेट बैंक्स की तरफ से कंट्रीब्यूशन आता हुआ नजर आया, एचडीएफसी बैंक की भी बात करें, एक्सिस बैंक का चार्ट रखते हैं, डे लो के आसपास क्लोज होने की तैयारी। एक्सिस बैंक 2.5% टूटा आज के सत्र में, पिछले एक महीने में भी 2% गिर चुका है ये स्टॉक, और पिछले साल की बात करूँ तो 7% का डेंट पड़ा था एक्सिस बैंक में। गाबो सर, एक्सिस बैंक जहाँ पे एचडीएफसी देख लीजिए, आईसीआईसीआई भी कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है, एक्सिस थोड़ा बैकफुट पर, क्या करना चाहिए यहाँ पर? बिल्कुल बैकफुट पर है, 3 दिनों से एक गिरावट देख रहे हैं, थोड़ा फटीग नहीं का, उसके बाद आज जो गिरावट बढ़ी ज्यादा बनी है। अगर आज का लो टूट जाता है एक्सिस बैंक का तो मुझे तो और गिरावट आएगी, करीब 1140 भी पॉसिबल है। सिर्फ एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 1190 का, और एक्सपेंशन मिलते हैं तो बेचना चाहिए 1140 के लिए एक्सिस बैंक वीक। जी, सबसे खराब क्लोज बैंकिंग में अगर किसी का तो है वो एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम पोस्ट 11 अप्रैल ये क्लोज आ रहा है बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। 6 जून को सर का था ये, मेरे ख्याल से जिस दिन वो आरबीआई की पॉलिसी थी ना, उससे पहले ठीक पहले अगर आप देखिए एक डिप आया था, बट वो रिवर्सल में कन्वर्ट हो गया था आफ्टर आई थिंक रेट कट्स। उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम था, लेकिन फाइनली 50 डे के नीचे क्लोज होता हुआ एक शार्प यहाँ पर डैमेज है प्राइस। और टाटा कम्युनिकेशन को लेके आएंगे एक बार प्लीज स्क्रीन पे टूवर्ड्स एंड। जिस स्टॉक में ताबड़तोड़ बाइंग हो रही है वो टाटा कम्युनिकेशन 1722 पे डे हाई पर। कुछ कहना चाहेंगे एनालिसिस पे? बहुत अच्छा मूव डे हाई पर, वीकली पे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन आ रहा है। आपका टेक इस पर? देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है क्योंकि स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था करीब 6-7 दिन पहले, और वापस अपने 200 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। इंटरडे चार्ट पे एक प्राइस ब्रेकआउट है, इसलिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 1694 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। आई थिंक ऊपर की तरफ 1760 1770 की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। टाटा कम्युनिकेशन डे हाई पे बढ़ता हुआ। सीईएससी जो मैं 2 बजे बात भी की थी कि बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट दे रहा है। मानस ने शुरू में भी उसकी वकालत की, क्लोजिंग में भी उसकी वकालत की, क्लोजिंग एट 177 ऑलमोस्ट, और ये 2 जनवरी 2025 के बाद कब तक से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोज है। तो हमें कुछ ऐसा नहीं कि इंडेक्स अगर फ्लैट रहा, इंडेक्स में एक रेंज में रहा, तो हमें आपको एक बहुत अच्छे डिफाइंड ब्रेकआउट्स ना मिले हो, ऐसा नहीं है। सीएससी इसका एक क्लासिकल केस है। उसके बाद अगर आप फेडरल बैंक को देखिए, आज टाटा कम्युनिकेशन को देखिए, और आप देखिए एवेन्यू सुपर मार्ट को 2% ऊपर, एवेन्यू सुपर मार्ट 4475 पे आज अपने इस जोन के हाईएस्ट क्लस्टर के बहुत नज़दीक, आई थिंक पोस्ट मेरे ख्याल से 28 अक्टूबर के आसपास इसका जो 200 डेमा का ब्रेकआउट था वो 4600 के आसपास का था। तो एक हिस्टोरिकल प्राइस को इसने रीगेन कर लिया। और स्क्रीन पर टुवर्ड्स क्लोज बंधन बैंक एक बार देख लेते हैं, कल का सुपरस्टार आई थिंक बैंकिंग स्पेस में। आज ये क्या कर रहा है? बंधन में थोड़ा सा शायद मेरे ख्याल से लिक्विडेशन था हाँ आज, बट स्टिल आई मीन इतना बड़ा प्राइस डैमेज नहीं हुआ यहाँ पे। और आज की डिसअपॉइंटमेंट्स में एक स्टॉक और था, दैट्स आई थिंक एसबीआई कार्ड्स 931 पे, यहाँ पर भी सिवियर प्राइस डैमेज हुआ। और एसबीआई कार्ड्स ने आज एक क्लोज दिया एट 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अमूमन इससे एक पुल बैक देता है, बट आज नहीं दिया। और आज बहुत समय बाद मेरे ख्याल से इस प्राइस पे अगर क्लोज आया है तो वो शायद अप्रैल 7 के आसपास के बाद पहली बार। तो कुछ जो प्राइस डैमेज सिवियर हुए उसमें एक था एक्सिस बैंक, एक था एसबीआई कार्ड्स, और एक और स्टॉक जो कि आज सिंक हुआ कैपिटल गुड स्पेस में, वो था ABB कंप्लीट रिवर्सल फ्रॉम 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज टुवर्ड्स डे लो 5980 पे। अनुज बिल्कुल, तो ये ABB इंडिया यहाँ पर थोड़ा सा एक मूव आया। वो एक बार एम्बर एंटरप्राइजेस वापस दिखाएंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग था आज ये जो मूव वीरों ने स्पॉट किया था। बाकी के सारे जो EMS PLI स्टॉक्स थे उसमें करेक्शन आई, लेकिन एम्बर में अच्छा मूव आया। अब तो ये F&O स्टॉक है रचना जी, ये
स्टॉक आपने ट्रैक किया इन द पास्ट, कोई मूव इस पर, कोई फ्रेश व्यू यहाँ पर एम्बर पर? जी, एम्बर का चार्ट सेटअप ऐसा है कि यहाँ पे 1-2 दिन का ट्रेड तो हम कभी भी कर ही लेते हैं स्टॉक्स में, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल वीक्स और मंथ्स के लिए भी पोजीशन बनाने के लायक है। एंड दैट इज द वेरी रीजन जहाँ हमने सबसे पहले दिन जब कैश कॉल दिया था तो इसी में दिया था। यहाँ पे अगर आप थोड़े से हफ्तों या 1-2 महीने तक भी अगर होल्ड करने के लिए रेडी है तो आपका यहाँ पे इसमें 7,400 एंड इवन 7,800 तक का टारगेट बनने के चांसेस है 3 मंथ्स तक के टाइम जोन में। ओके, बिल्कुल ये कैश कॉल था और मुझे याद है और इसलिए मैंने आपसे पूछा, मैंने स्टॉक अच्छा कर रहा है इस समय पे एम्बर। चलिए वॉल पर चलते हैं और आज की मार्केट क्लोज को समझते हैं। मार्केट क्लोज ठीक ठाक रही, वैसे ख़राब नहीं थी, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो आई थिंक एडजस्टेड क्लोजिंग फिर भी ऑल टाइम हाई होगा। निफ्टी आईटी आज थोड़ा प्रेशर में था। सुबह हालांकि निफ्टी आईटी बहुत शानदार तेज़ी में था, लेकिन दोपहर में गिरावट आई यहाँ। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। एडवांस डिक्लाइन इवन था, लेकिन 1342 बढ़ने वाले शेयर, 1356 गिरने वाले शेयर। सेक्टोरल हिट में आप देखते हैं एक बार जरा आज मार्केट की कैसी रही। इसमें आप देखिए पीएसयू बैंक्स चले आज अच्छा, आज थोड़ा सा रियल्टी में बाइंग आई, कुछ कैपिटल गुड्स में बाइंग थी। एफएमसीजी आज थोड़ा सा वीक था, आईटी वीक था, ऑटो हल्का सा वीक था और एनर्जी इंडेक्स हल्का सा वीक था। इंडिया विक्स हल्का सा ऊपर आया, करीब करीब 13 के करीब इस समय आया। उसके अलावा और क्या इंटरेस्टिंग था निफ्टी के हिट में पा दी, चलिए कोई नहीं। अपोलो हॉस्पिटल्स आज का टॉप गेनर 3.5% ऊपर। बीएल में अच्छी बाइंग थी 2.5% की। रिलायंस करीब करीब 0.25% ऊपर था। एसपीएल लाइफ में अच्छी बाइंग। एशियन पेंट्स, आयशर मोटर्स, जियो फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील। इंडसइंड बैंक इंटरडे में अच्छा चला, लेकिन टुवर्ड्स द एंड कोलैप्स हुआ ये स्टॉक हाइस से। कोटक, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारतीय सुबह वीक था, लेकिन दोपहर तक इसमें अच्छी बाइंग आई। और एचडीएफसी बैंक, इसने काफ़ी सपोर्ट किया आज मार्केट को। तो दो स्टॉक जिन्होंने सपोर्ट किया वो थे रिलायंस और एचडीएफसी बैंक इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। नीचे क्या था, नेस्ले करीब करीब 2-2.5% नीचे था ये स्टॉक। एक्सिस बैंक काफ़ी वीक था और आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी वीक थे। इंटरेस्टिंग था कि इन दो बड़े स्टॉक्स के बावजूद बैंक निफ्टी ग्रीन में रहा। उसके अलावा ट्रेंट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी, एटर्नल में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी। विप्रो, टाटा मोटर्स, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, ये कुछ और स्टॉक्स है जहाँ पर आज आपको थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दी। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें आज का मार्केट तो ठीक ठाक ही रहा। आज कह सकते हैं कि नो विनर नो लूजर, एकदम ड्रॉ। बिल्कुल अनुज, जैसे कहते हैं ना, मंगलवार को आज हो न सकी क्रांति, पूरे दिन बनी रही शांति। छोटी सी रेंज में 25,532 पे। खैर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो। बुधवार का दिन, एक्सपायरी -1 डे, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन आपको कोई प्रश्न हो ज़रूर पूछिएगा श्रेया और अनुज के साथ मार्केट का पंचनामा में एक छोटे से अंतराल के बाद CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। कल सुबह फिर मुलाकात होगी आपसे मुनाफे की तैयारी और मॉर्निंग कॉल में। तब तक के लिए नमस्कार।